वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हम सीए फाइनल एसएफएम हमारा चैप्टर चल रहा है। कौन सा सर? सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चल रहा है। हमने लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस करे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 खत्म कर दिए हैं एंड इस वाली वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे विद द क्वेश्चन नंबर 21 to 31। सो आई होप आपको ये वाली सीरीज मुझे अच्छी लग रही होगी। इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज then please like the videos as well as click on subscribe as well as share these videos with all of your friends। सो आई होप आप सबको मेरा प्लान पता चल गया होगा एंड आई होप आप सबको मेरी स्ट्रैटेजी भी पता चल गई होगी। हमारा इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पस है, ताकि आप फटाफट कॉन्सेप्ट रिवाइज करें एंड देन मेरे साथ क्वेश्चन फटाफट खत्म करते चलें। आपको ताकि एक आइडिया मिल जाए कि भाई स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन हैं एंड यस आपने ये सब क्वेश्चन कर रखे होंगे, बट तब भी जब आप स्टडी मटेरियल करते हैं ना तो सर एक कॉन्फिडेंस है ना वो ऊपर पहुंच जाता है। एंड यस सारा सी ए फाइनल का गेम ही कॉन्फिडेंस का है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो एक बारी में सी ए फाइनल निकाल देगा। सो यस हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको सर स्पीड बढ़ानी है कितने पे, 1.5 1.6 1.8x या 1.2x, जिस पे आपको समझ आता है। जिस पे आपको समझ आता है मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आपके दिमाग में अगर वो चीज़ बैठ रही है तो आप उतनी स्पीड पे वॉच करिए और क्या करिए सर, कोशिश करिए कि आप मुझसे पहले क्वेश्चन खत्म करें। मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे क्या होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है इस वजह से। तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट कॉन्सेप्ट तो आप सबको आते ही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट क्वेश्चन खत्म करते हुए चलना है और विद द स्पीड 1.5 पे 1.6 पे। तो क्या होगा, अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो आप उसे समथिंग लाइक 40-45 मिनट्स के अंदर खत्म कर देंगे एंड आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है, ताकि आप फटाफट क्वेश्चन खत्म करते चलें एंड एग्जाम में भी आपको कम टाइम लगेगा एंड कॉन्फिडेंस आपको इंक्रीज करना है। सो मूविंग ऑन, हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। ये कहना क्या चाहता है, लेट्स सी। Calculate the market price of 10% Government of India security currently quoted at rupees 110, but the yield is expected to go up by 1%। अच्छा ये क्या कहना चाहता है, हमारी yield है जो 1% बढ़ जाएगी। बट ये तो मुझे बताओ कि भाई मेरी करंट yield कितनी है, तो करंट yield मुझे निकालनी पड़ेगी। अब करंट yield निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मुझे दे रखा है करंट प्राइस दे रखा है जो आपकी क्या है रुपीज 110 है, और मुझे क्या दे रखा है, मुझे इसका दे रखा है इंटरेस्ट रेट दे रखा है जो कि मेरा क्या है 10% है। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दी है, बट कंसिडरिंग कि भाई मेरा करंट मार्केट प्राइस 110 है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मेरी इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, मेरी 100 होगी। तो फेस वैल्यू अगर मेरी 100 है तो उस पर 10% मेरा क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट रेट होगा जो कि क्या आएगा 10 रुपीज आएगा। तो 10 रुपीज मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है सर। और लास्ट में मेरी इसकी रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली मेरी 100 होगी। बट क्या मुझे मेच्योरिटी ईयर्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, आंसर इज क्लियरली नो। जब मुझे मेच्योरिटी ईयर्स नहीं देते हैं तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ, लाइफ ऑफ द कंपनी इज अज्यूम टू बी परपेचुअल। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइफ ऑफ बॉन्ड इज अज्यूम टू बी परपेचुअल। तो परपेचुअल होती है तो आप कैसे निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं, करंट फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं, बी जीरो या फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड हम निकालते हैं इंटरेस्ट अपॉन में के डी, इंटरेस्ट अपॉन में के डी, ठीक है, या इंटरेस्ट अपॉन डिस्काउंट रेट। तो इसके अंदर मुझे डिस्काउंट रेट दे नहीं रखा है बट मुझे इंटरेस्ट दे रखा है, दैट इज 10%। और फेस वैल्यू पे मैंने लगाया 100 तो मेरा आ गया 10। 10 अपॉन के डी क्या आएगा मेरा, इक्वल टू बी जीरो, और वो मुझे दे रखा है 110। तो मेरा क्या हो जाएगा 110 इक्वल्स टू, मेरा क्या हो जाएगा 110 इक्वल्स टू 10, जो कि मेरा हो गया इंटरेस्ट रेट अपॉन में केडी। अब मुझे केडी पता नहीं तो क्या मैं इस इक्वेशन से केडी निकाल सकता हूँ, आंसर इज क्लियरली यस। मैं इससे केडी निकाल सकता हूँ एंड केडी मेरा क्या आएगा, करो सर 10 डिवाइडेड बाय, निकाल लो सर कैलकुलेट, 10 डिवाइड बाय 110, ये आएगा मेरा 9.09। 9.09% मेरा आ गया केडी। अब ये कह रहा है कि भाई ये 1% से इंक्रीज होगा, तो मेरा 9% 9.09 है तो इसे 1% से इंक्रीज करो, आंसर विल बी 10.09। अब मेरा रिवाइज केडी हो जाएगा। जब मेरा रिवाइज केडी 10.09 हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, अब मुझे दोबारा निकालना है, क्या निकालना है, ये कह रहा है कि भाई कैलकुलेट मार्केट प्राइस, ऑब्वियसली कह रहा है दोबारा बी जीरो निकालो। अभी बी जीरो 110 है तो ये कह रहा है इसे चेंज करो, इसे कांटा मारो, मुझे दो दोबारा क्या दो, मुझे बी जीरो दो। तो आंसर मुझे पता है कि भाई मेरा क्या है, इंटरेस्ट रेट 10% है, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। क्योंकि क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हमारा कभी चेंज नहीं होता अनलेस अनलेस वो क्या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है। आपको क्या पता है, आपको पता है फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, आपका फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, फ्लक्चुएटिंग जब होगा वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली देगा। तो इंटरेस्ट रेट में तो सेम रहेगा 10। तो मुझे बी जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी जीरो इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय, अब मेरा रिवाइज के डी कितना हो गया, मेरा रिवाइज के डी हो गया 10.09%। ऑब्वियसली लाइफ हम अज्यूम करेंगे क्या परपेचुअल, क्योंकि यहाँ पे हमें मेच्योरिटी ईयर्स गिवन नहीं है। तो आंसर निकाल लो सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया, मेरा कराने वाला ही था। 10 डिवाइडेड बाय 10.09%, आंसर विल बी 99.11। 99.11 या फुल डेसिमल तक 99.1080277502। सर क्या करा रहे हो आप, सर यही है आंसर 99.11। आप इसे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ठीक है सर। हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या करा है। सो आंसर हमारा आ गया है
क्या कराया 9.09% हमने निकाल लिया। कैसे हमने क्या करा, परपेचुअल वाले फॉर्मूले से लगाया। कैसे, करंट यील्ड का फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, कैसे निकालेंगे, कूपन इंटरेस्ट डिवाइड मार्केट प्राइस। फॉर्मूला तो वैसे उल्टा होता है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड और इक्वल टू क्या होता है, कूपन रेट डिवाइडेड बाय करंट यील्ड। ठीक है, इन्होंने दूसरे तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, 1% इंक्रीज हो गया तो 10.09 हो गया रिवाइज के डी, और रिवाइज के डी हो गया तो सेम फॉर्मूला दोबारा रिपीट करा और इन्होंने क्या कर निकाला, रिवाइज मार्केट प्राइस निकाला, दैट कम्स आउट टू 99.11। वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहे हैं क्या है, अ बॉन्ड विद 7.5% कूपन इंटरेस्ट। अच्छा, कूपन इंटरेस्ट 7.5 है, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 10,000 है। अच्छा, 10,000 पे इन्होंने क्या करा, 7.5%, ठीक है, 750 आ गया, ठीक है। एंड अ टर्म ऑफ मेच्योरिटी 2 years प्रेजेंटली यील्डिंग एट 6%। अच्छा, केडी 6% है, मेच्योरिटी ईयर्स 2 years है, और रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू होगी, दैट इज 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर जो सारा ट्विस्ट है वो इस लाइन का ही है, क्या, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, इस पेबल हाफ ईयरली। तो इसके अंदर यही चीज है, क्या करना है आपको, हाफ ईयरली जब भी आपका इंटरेस्ट पेबल होगा तो तीन चीजें होती हैं सर, तीन चीजें चेंज होती हैं। क्या होती हैं, सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज 7.5%। तो 7.5% को आप तोड़ दो। कैसे करो, हाफ ईयर लिए तो ऑब्वियसली इसे क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 2 करोगे। ये सारे इंटरेस्ट रेट्स या आपके जो सारे परसेंटेज हैं वो पर एनम बेसिस पे हैं। तो हाफ ईयरली के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 7.5 डिवाइड बाय 2 मतलब ये क्या हो गया आपका 3.75% आपका कूपन रेट। एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा क्या चेंज हुआ आपका सर, ये क्या दे रखा है, मेच्योरिटी ईयर्स जो आपका टर्म है वो 2 years का है। तो 2 years का है तो हाफ ईयरली बेसिस पे देखूं तो मुझे पीरियड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मेच्योरिटी ईयर्स 2 years है, अगर मैं इसमें देखूं कितने हाफ ईयर्स है, तो हाफ ईयर्स इसके अंदर 4 है, तो मेरे नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है सर। दूसरा ये वाला चेंज हो गया। तीसरा क्या चेंज है, इन्होंने क्या करा, प्रेजेंट यील्ड क्या है, केडी कितना है आपका 6%। अगेन ये भी पर एनम पे तो इसे भी हाफ ईयर पे लेके आओ। हाफ ईयर पे कैसे होगा, ये 6% डिवाइड बाय 2 दैट कम्स आउट टू 3%। तो आपका पूरा क्वेश्चन हमने मॉडिफाई कर दिया सिर्फ एक लाइन की वजह से, दैट इज इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जब भी हो तो तीन चेंज हुए, इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 2, मेच्योरिटी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यील्ड केडी डिवाइड बाय 2। तो तीन चीज चेंज हुई, आपका सारा आपको पता चल गया। अब आप इसमें क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे क्योंकि आपको मार्केट प्राइस निकालनी है। वो कैसे, वो तो सिंपल ही हो गया। कैसे, आप डिस्काउंटिंग करोगे किसकी, आप इंटरेस्ट रेट की डिस्काउंटिंग करोगे कितने बार, आप करोगे 4 बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पीरियड्स अब 4 हो गए हैं, 4 हाफ ईयर हो गए ना, ठीक है सर, डन। और आप क्या करोगे, आप किसकी डिस्काउंटिंग करोगे, आप डिस्काउंटिंग करोगे आपका जो क्या है, रिडीमेबल वैल्यू, दैट इज 10,000। क्योंकि इन्होंने दिया नहीं कि एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम एट फेयर वैल्यू। तो 10,000 को भी डिस्काउंट करोगे आप, ठीक है। कौन सी ईयर के आपके क्या रेट से, आप जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओगे आपका फोर्थ पीरियड का लगाओगे, ठीक है सर, डन। आप ईल्ड क्या लोगे, आप डिवाइडेड बाय जो करते हैं ना, 1 प्लस केडी टू द पावर 1 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3। तो केडी इसमें क्या आएगा, 6% नहीं आएगा, 3% आएगा, क्योंकि हाफ ईयरली हो गया, ठीक है, डन। आप जब ऊपर लगाते हो इंटरेस्ट निकालते हो, इंटरेस्ट आपका क्या होगा, इंटरेस्ट आपको 7.5% से नहीं आएगा, आपको 3.75% से आएगा। तो लगा लो सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया। इंटरेस्ट की एन्युटी बना लो और आपका जो क्या है, आपका जो मेच्योरिटी वैल्यू उसको लास्ट के जो प्रेजेंट वैल्यू आपका जो फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखिए और मुझसे पहले निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5% डिवाइड बाय 2, तो इंटरेस्ट हुआ 375। अब इसकी एन्युटी बनानी है मुझे कितनी, 4 टर्म्स की। केडी कितना है, 6%, डिवाइड बाय 2 मतलब 3% से 1 डिवाइड 1.03, 1 2 3 4, तो ये आया मेरा 3.717 तो मेरी एन्युटी होगी किसकी, इंटरेस्ट की, जो कि आपका 375, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आई मेरी 1394, डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या करना है मुझे चाहिए रिडीमेबल वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू, वो है मेरी 10,000। लास्ट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या पीवीएफ क्या है हमारा, 1 डिवाइड 1.03, 1 2 3 4, वो है मेरा पॉइंट डबल एट 845। जैसे चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10,000 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8,884.87, मतलब ऐसे समथिंग आएगा। अब राउंडिंग ऑफ हम करके देख लेते हैं, मेरा आंसर आएगा 10,279, आई थिंक समथिंग लाइक ऐसा ही आंसर आना चाहिए। देखो 10,279 सर, ये वाला तो आंसर बहुत ही सिंपल था, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं थी, आप सबने पहले ही कर लिया होगा। मैंने बस आपको आंसर समझाने की कोशिश करी है और इन्होंने क्या करा, इन्होंने डायरेक्ट ही आंसर निकाल दिया। ओहो सर, डायरेक्ट आंसर कि 1394 कैसे आया किसी को पता ही नहीं, 888885 कैसे आया किसी को पता ही नहीं। बड़ी आंसर बहुत सिंपल है, आप सबको क्या करना था, तीन चीजें चेंज होती हैं, तीन चीजें। आप चाहे तो रिवाइंड कर लीजिए वीडियो या दोबारा मुझे सुन लीजिए, क्या होगा, कूपन रेट जो होगा आपका 3.75 हो जाएगा, क्यों, हाफ ईयरली है, डन सर। मेच्योरिटी ईयर्स आपके 2 years दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इसे पीरियड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा आपके 4 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पीरियड्स आपके 4 हो गए, डन सर। और आपका क्या आया, आपका प्रेजेंट यील्ड 6%, मतलब केडी 6% है, वो भी आपका पर एनम बेसिस पे, तो उसे भी हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2 करा, उसे 3% पे लेके आए, तो 3% से डिस्काउंटिंग होगी, कूपन रेट आपका 3.75 पे, मेच्योरिटी ईयर्स 4 years। आप क्या करोगे, एन्युटी बनाओगे इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट को आप प्रेजेंट वैल्यू लाओगे और आप क्या करोगे, मेच्योरिटी ईयर जो आपका
10,000 है, मेच्योरिटी ईयर्स नहीं, मेच्योरिटी वैल्यू जो आपकी 10,000 है, आप उसको भी प्रेजेंट वैल्यू करके लाओगे, दोनों को जोड़ोगे और क्या निकालोगे, मार्केट प्राइस, दैट इज B0, जो आपका आएगा 10,279। 10,279 बहुत बेसिक आंसर था सर, मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है, वाला क्वेश्चन आपको रिवीजन में भी करने की जरूरत नहीं है, कृपया करके इस क्वेश्चन को आप कांटा मार लीजिए। सर आप सारे क्वेश्चन कांटा मरवा रहे हैं, क्या करें सर, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और लास्ट डे पे आपको ये सब रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है एम, हमारा एम है सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सारे क्वेश्चन खत्म कर दें। अगर आपने सारे क्वेश्चन, मेरा एम क्या है, आप बिना करे, मतलब बिना क्वेश्चन रिवाइज करे भी अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं तो हमारी वही प्रिपरेशन चल रही है कि आप बिना क्वेश्चन को यहाँ पे, मतलब बिना आप रिवाइज करें, जो आपका 1.5 डे होता है, अगर आप उसके अंदर एक भी क्वेश्चन ना भी देखें तब भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर कि मैं सारे क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ, या एटलीस्ट 80% में आपके क्वेश्चन सारे खत्म कर सकता हूँ। तो उसी लेवल ऑफ प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। एंड यस, आपको भी, तभी मैं कह रहा हूँ 1.5 पे देखिए, मुझसे आगे फटाफट क्वेश्चन खत्म कर दीजिए, जैसी आपकी वो स्पीड बन गई, आप समझ लेना सर आपकी प्रिपरेशन बढ़ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम, आपको किसी को भाषण अच्छा ना लगाओ तो स्किप कर देना सर प्लीज, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 क्या कहना चाह रहा है, अ कन्वर्टेबल बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू अच्छा 1000 है, इज इशूड एट 1350, कोई दिक्कत नहीं है, विद अ कूपन रेट ऑफ 10.5%, कोई दिक्कत नहीं है सर। द कन्वर्जन रेट इज 14 शेयर्स पर बॉन्ड, ठीक है, कह रहा है कि भाई कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 14 शेयर देंगे पर बॉन्ड, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड दे रखा है, कह रहा है कि 1475 करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है, मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड का मार्केट प्राइस दे रखा है 1475, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दे रखा है 80 दे रखा है। कह रहा है कि भाई व्हाट इज द प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, अभी भाई कह रहा है कि कन्वर्जन वैल्यू का प्रीमियम कितना होगा, तो आप क्या निकालो, आप निकालो फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालो। फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड मतलब कह रहा है भाई फेयर प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड निकालो। अगर ये शेयर, अगर ये वाली बॉन्ड अगर कन्वर्ट होती तो इसकी क्या होती, स्टॉक वैल्यू कितनी होती। मैं देखता हूँ भाई मेरी क्या है, कन्वर्जन रेट है मेरा 14 शेयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा क्या है, एक शेयर का रेट है 80 है, तो निकालो इसकी स्टॉक वैल्यू कितनी है, 14 मल्टीप्लाई बाई 80, तो इसकी स्टॉक वैल्यू होगी 1120 में इसकी स्टॉक वैल्यू हो गई। और इसका या एक्चुअल में इसका प्राइस क्या प्रिवेल कर रहा है, इसकी स्टॉक वैल्यू तो 1120 है, और इसका एक्चुअल में मार्केट प्राइस क्या प्रिवेल कर रहा है बॉन्ड का, दैट इज 1475। ज्यादा खिचड़ी बन गई, मैं आपके लिए फिगर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ 1475, तो हम निकाल लेते हैं सर, प्रीमियम निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 1475 माइनस 1120, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 355, आपका क्या आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। अब इसकी परसेंटेज निकालो, डिवाइड बाय 1120 से करके ही, दैट इज 31.70, 31.70, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत बेसिक, आपका क्या था, आपका जो फॉर्मूला, आपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करे होंगे, ये उसका बेसिक क्वेश्चन था। आपने सबसे पहले कन्वर्जन वैल्यू या फिर इसे स्टॉक वैल्यू भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो निकाली, मार्केट प्राइस दे रखा था, दोनों को डिफरेंस करके आपने क्या निकाल लिया, प्रीमियम निकाल लिया, और परसेंटेज में इसका 31.7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1120 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं सर। ये वाला क्वेश्चन भी अगर मैं कहूँ तो सर आप कांटा मार सकते हैं, और कांटा मारने में तो हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आप क्वेश्चन खत्म करते चलिए, बेहतरीन। सर क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सर नम लिमिटेड हैज इशूड, अच्छा दोबारा से क्या कह रहा है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स करवा रहे विद अ कूपन रेट ऑफ 12%, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे तो बताइए सर। ईच डिवेंचर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट 20 इक्विटी शेयर, अच्छा पहले जैसा क्वेश्चन सा लग रहा है, बट आगे देखते हैं क्या होता है। 20 इक्विटी शेयर्स कह रहा है एट एनी टाइम अंटिल द मेच्योरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर्स विल बी रिडीम एट ₹100 ऑन मेच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स, अच्छा 5 साल की मेच्योरिटी है, एंड विल बी रिडीम एट, अगेन इन्होंने कुछ नहीं बताया तो ऑब्वियसली इसकी फेस वैल्यू ही होगी 100, इसकी फेस वैल्यू, और इसकी रिडीमेबल वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू भी 100 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एन इन्वेस्टर जनरल रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 8% पर एनम, अच्छा केडी कह रहा है 8% है ऑन अ 5 ईयर सिक्योरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर व्हेन विल यू एक्सरसाइज कन्वर्जन फॉर गिवन मार्केट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4, ₹5, ₹6, अच्छा ये कह रहा है कि भैया जी आपकी क्या कन्वर्जन प्राइस आपका कितना हो इक्विटी शेयर्स का, कि 4 हो, 5 हो या 6 हो, ताकि आप इस क्या करें, इस वाले आप डिबेंचर्स के अंदर पैसे लगाएं। तो इसका डिबेंचर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है कि भाई इक्विटी शेयर तो 20 है, तो इसकी स्टॉक वैल्यू इसकी 4 पे कितनी हो गई, 80 हो गई। 5 वाले प्राइस पे इसकी कितनी हो गई, 100 हो गई। 6 वाले प्राइस पे इसकी कितनी हो गई, 120 हो गई। ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड निकालूंगा, अगर इसकी कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा है मेरी प्रेजेंट वैल्यू से तब मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, है ना। तो वो प्राइस ही पूछेगी भाई, प्राइस 4 हो, 5 हो या 6 हो, तो हमें वो प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू आपकी निकालनी पड़ेगी बॉन्ड की, तो हम वो निकाल लेते हैं, और वो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है सर, आप स्टार्टिंग से ही करके आ रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड निकालने के लिए हम फटाफट आएंगे,
हमें दे रखा है 12%। अच्छा आप देखिए प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड के लिए अगेन दोबारा इंटरेस्ट की एन्युटी बनाओ, लास्ट में मेच्योरिटी वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू करो, लास्ट की कौन सा मेच्योरिटी ईयर्स है इसकी 5 है, तो लास्ट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ। क्वेश्चन में तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दे रखे हैं, वाह भाई वाह। और एन्युटी भी दे रखी है इंटरेस्ट की 3.993। आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करना है। इंटरेस्ट का क्या है 100 रुपीज की फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट है 12%, और कोई हाफ ईयरली वगैरह का चक्कर भी है ना, क्वार्टरली का है, तो ऑब्वियसली पूरा 112 रुपये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू और 0.681 पे क्या होगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ यार क्वेश्चन ने तो कुछ करा ही नहीं, हमें सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करना था। ओहो 3.993 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है सर। और 0.681 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आता है, आंसर 116.016। मैं टोटल आंसर लिख देता हूँ, आप अलग अलग लिख लेना, 116.016। अब देखो सर मेरी ये क्या आ गई, मेरी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई, ठीक है। तो मेरी स्टॉक वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो, मेरी स्टॉक वैल्यू किस कौन से प्राइस पे, ऑब्वियसली 116.016 से ज्यादा ही हो, तभी मैं एक्सरसाइज करूंगा। और अब आप देख लो 4 वाले प्राइस में मेरी स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी थी, 20 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 80, नहीं सर ये तो कम हो गया। और 20 शेयर्स मल्टीप्लाई 500, ये भी कम हो गया। पर 20 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6 120। ऑब्वियसली अब मैं क्या चाहूंगा एज एन इन्वेस्टर, मैं कब कन्वर्ट करना चाहूंगा, ऑब्वियसली ताकि मेरी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए। अभी मेरा बॉन्ड का प्राइस क्या चल रहा है 116.016। अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ऑब्वियसली मेरा क्या है, बॉन्ड जो आपका कन्वर्ट करूंगा तो इक्विटी शेयर्स की मेरी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए ना, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज्यादा होनी चाहिए। अभी स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड मार्केट प्राइस 4 पे 80 आ रही है, तो मैं क्यों कन्वर्ट करूंगा, मेरी बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है, मैं इसे क्यों कन्वर्ट करूंगा। तो हम 4 पे नहीं करेंगे कन्वर्ट, 5 पे मैं क्यों कन्वर्ट करूंगा, मेरी स्टॉक वैल्यू बॉन्ड 100 आएगी, बट जब मेरी एक्चुअल वैल्यू बॉन्ड है वो 116.016 है, तो फिर मैं नहीं कन्वर्ट करूंगा। अब मेरी 20 शेयर्स हैं और 6 वाले प्राइस में मेरी वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगी, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड वो हो जाएगी मेरी 120, और क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो भी मेरी आ रही 116.016। तो ऑब्वियसली मैं एक्सरसाइज करूंगा आपका कन्वर्जन ऑप्शन, मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी आपकी क्या हो जाएगी कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो वो इसमें आपको राम कहानी लिखनी थी। अब सर देखो सर 3.9 एंड 3 पॉइंट ये तो दे ही रखे थे, आपको क्या करना था 12 मल्टीप्लाई करना था, 100 मल्टीप्लाई करना था, 116.016 हमने निकाल लिया, ये आपको दे रखा था, मतलब कुछ करना ही नहीं था। और इन्होंने क्या करा भाई, वैल्यू देखो 4 पे 5 पे 6 पे क्या होगी 80 100 120, तो 80 को मारो काटा, 100 को मारा काटा, 120 को हमने मारा टिक, और आंसर क्या लिख दिया, हेंस अनलेस द मार्केट प्राइस इज 6 द कन्वर्जन ऑप्शन शुड नॉट बी एक्सरसाइज। तो कन्वर्जन ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज करेंगे, जब आपका मार्केट प्राइस 6 होगा, क्यों, क्योंकि भाई आप कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या चाहेंगे, ज्यादा ही तो होनी चाहिए ना फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अभी मेरी करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड चल रही है 116.01 से, तो मेरी कन्वर्जन वैल्यू जब उससे ज्यादा होगी तभी तो मैं एक्सरसाइज करूंगा। मैं क्यों एक्सरसाइज करूंगा जब मेरा मार्केट प्राइस 80 हो या कन्वर्जन वैल्यू 80 और 100 हो, क्योंकि मेरा करंट प्राइस आपका क्या है 116.016। तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला बेसिक क्वेश्चन हो गया। अगेन सर आप इस क्वेश्चन को भी कृपया करके काटा मार लीजिए सर, ये तीनों क्वेश्चन बेकार थे, क्वेश्चन नंबर 21 22 23 आपको सेकंड डिवीजन में भी करने की जरूरत नहीं है, आपको थर्ड डिवीजन में भी करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या चीज करने की जरूरत है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको क्लियर रखनी है, और आपको क्या करना है अपने कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। मैं आपको इससे बताने से पहले ही आपको मैं इस पे काटा मरवाना चाहता था, बट मैं नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर 24 वाले आपके हर एग्जाम में आपको, या मोस्टली मैं कहूँगा आपको नेक्स्ट 2 या 3 अटेम्प्ट में ऐसा सेम क्वेश्चन आपको रिपीट मिलता है। तो कहने को तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका, ऑब्वियसली ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, बट मैं इसको नहीं काटा मरवा रहा हूँ, मैं आपको इसमें सिंपली आपको 2 स्टार 3 स्टार डलवा रहा हूँ, और आपको लास्ट डे बिफोर एग्जाम में भी ये बिल्कुल देखना है, ये आपको बिल्कुल देखना है, क्यों, क्योंकि हर ये 2-3 अटेम्प्ट में, या फिर मैं क्यों एवरी नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आपको क्वेश्चन दिखता ही दिखता है, या इसके जैसा क्वेश्चन मिलता है। तो आप कृपया करके इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, है कुछ नहीं सर इसके अंदर, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। दी क्या कह रहा है, स्टॉक वैल्यू बॉन्ड निकालो। अब स्टॉक वैल्यू बॉन्ड क्या होता है, आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, भाई एक बॉन्ड के अंदर मैं क्या कहना चाहता हूँ, कन्वर्ट करने पे मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, ये क्या कह रहा है नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड 20, ठीक है। इसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल नहीं, बॉन्ड का नहीं, मुझे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का है 12, तो मेरे निकाल दो स्टॉक वैल्यू बॉन्ड 20 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कराने की वाली भी जरूरत है क्या सर, ठीक है सर 240, कुछ ज़्यादा ही मैं बड़े बड़े टिक मार देता हूँ, इसे हाईलाइट को हटाओ और इसे दोबारा लेके आओ। तो क्या आ गया देखो 240, बताओ इतना बेसिक क्वेश्चन आप सबने कॉन्सेप्ट नोट्स में अपने कवर करा होगा, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। अब डाउनसाइड रिस्क होता क्या है, आप सबने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में कवर करा होगा। ये वो रिस्क होता है कि मैं देखता हूँ मेरी कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो मार्केट प्राइस चल रहा है और मेरा जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड का प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा है, दोनों को ध्यान से सुनना सर। कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है और नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड का प्राइस मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, आप खुद सोचो, कन्वर्टेबल बॉन्ड का मार्केट प्राइस ज्यादा होगा या नॉन कन्वर्टेबल का ज्यादा होगा, आप खुद सोचो।
आपको इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं, किस वाले के अंदर, कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, आप भाई कंपनी के मालिक बनने वाले हो तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की ऑब्वियसली मार्केट प्राइस ज्यादा ही होगा, और नॉन कन्वर्टेबल जिसके अंदर आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा तो उसका ऑब्वियसली कम होगा। तो कन्वर्टेबल का ज्यादा, नॉन कन्वर्टेबल का कम, ठीक है। तो इसके बीच का गैप क्या होता है, सपोज इसका प्राइस प्रिवेल कर रहा है 1000, किसका, कन्वर्टेबल का, नॉन कन्वर्टेबल का कर रहा है आपका 600, तो बीच का गैप हुआ 400। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रीमियम। किसका प्रीमियम होता है, आपका प्रीमियम नहीं होता, एक तरीके से कैसे कहना चाहते हैं कि भाई आपका डाउनसाइड रिस्क हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, बट प्रीमियम हम अलग चीज डिस्कस करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डाउनसाइड रिस्क हो गया। कहना क्या चाहते हैं कि भाई ये आपका जो नॉन कन्वर्टेबल है ये वाला, और जो कन्वर्टेबल है, इसके बीच का गैप कितना है, अगर ये कम हो गया और ये दोनों बराबर आ गए तो ये आपका ये जैसे नीचे नीचे फॉल होगा तो डाउनसाइड रिस्क हो जाएगा। तो वही चीज पूछना चाहता है कितना रिस्क होगा आपका। तो देख लो सर, इसके अंदर कुछ करना ही था, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड इन्होंने दे रखा है 265, मेरे वाले एग्जांपल में था ये 1000, और स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब क्या कहना चाहता है, आपकी नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू है 235, जो मेरे एग्जांपल में था 600। तो इनका कहना चाहता है भाई परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, तो डाउनसाइड रिस्क अमाउंट में कितना है, अमाउंट में आ गया भाई 265 माइनस 235 दैट इज 30, मेरे एग्जांपल में 400 आया था, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालना चाहता है तो अब इसके भी दो कैलकुलेशन होती है, आई से कभी भी कुछ भी करता है तो आपको क्या करना है, दोनों पे ही करना है। आपका जो आएगा 30 तो आएगा, आपका क्या आएगा, डाउनसाइड रिस्क आएगा कैसे, 265 माइनस 235, ठीक है। डिवाइड बाय, जब आप परसेंटेज निकालोगे तो एक बार आपको 235 लेना है डिनोमिनेटर में, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड का मार्केट प्राइस, और आपको एक बार क्या लेना है, 30 डिवाइडेड बाय आपको 265 लेना है, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। आपको दोनों से ही परसेंटेज निकाल के दिखाना है। लॉजिकली क्या होना चाहिए, आपका 235 होना चाहिए, बट लॉजिकली 235 होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट दोनों कहता है तो आपको भी दोनों तरीके से आपको परसेंटेज निकाल के दिखानी है। माइट भी हाफ मार्क्स इसका हो, माइट भी हाफ मार्क्स इसका हो, तो आपको दोनों से निकाल के दिखानी है। तो क्या आ गया, 30 डिवाइड बाई 235 परसेंटेज विल बी 12.77, 12.77, ठीक है सर, बेहतरीन। और 30 डिवाइडेड बाय 265 ये आया आपका 11.32, 11.32। कोई दिक्कत नहीं थी सर, डाउन साइड रिस्क आपका हो गया। कहना क्या चाहते हैं, डाउन साइड रिस्क आपका वो होता है कि भाई मेरी कन्वर्टेबल बॉन्ड की कितनी वैल्यू है और मेरी नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की कितनी वैल्यू है, जो दोनों का डिफरेंस है। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि ये दोनों बराबर आ जाए, वरना कंपनी की तो इक्विटी का धज्जियां उड़ जाएंगी। कंपनी की ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि भाई कंपनी की इक्विटी में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, तभी क्या होगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड और नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड बराबर आ गए, हम वो नहीं चाहते। तो वो ये कह रहे हैं कि डाउन साइड रिस्क क्या होता है। डन, ये अगेन आपके कॉन्सेप्ट में कवर। अब देखो प्रीमियम इज इन्होंने यहाँ पे मांगा थर्ड वाले पार्ट में, क्या चाहता है द कन्वर्जन प्रीमियम। अभी क्या चाहते हैं कन्वर्जन प्रीमियम, आपने निकालता भाई आपकी क्या फेयर प्राइस, क्या कह सकते हैं फेयर कन्वर्जन वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज स्टॉक वैल्यू अबाउट फर्स्ट वाले पार्ट में आई थी आपकी 240, 20 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, 240। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई इसकी फेयर वैल्यू, या फिर कहना चाहते हैं भाई इसी फेयर कन्वर्जन वैल्यू तो 240 आ गई, ठीक है सर, बट इसका एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना है बॉन्ड का, मार्केट प्राइस इसका एक्चुअल में है 265, अच्छा इसकी फेयर वैल्यू तो है 240, मार्केट प्राइस 265, ये क्या बात है सर, होना ये भी 240 चाहिए था। तो उसी तो कहते हैं प्रीमियम, कि आपका भाई इसकी फेयर कन्वर्जन वैल्यू तो 240 है, बट मार्केट में प्रिवेल कर रहा है 265, तो प्रीमियम कितना है आपका 242 कितना 25 265 माइनस 240 आपका आ गया 25। तो वो इन्होंने क्या करा, प्रीमियम निकाला, इसको परसेंटेज में निकाल दिया होगा, 25 डिवाइड बाय 240 परसेंटेज विल बी 10.42%। कंडेंस प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर दोनों मत करना, कभी इस पे 240 पे भी निकाल दो, 265 पे भी निकाल दो। मैंने आपको बताया था ऊपर वाले लॉजिक के अंदर भी 235 ही था आपका, 235 ही होना चाहिए था, बट सर इंस्टीट्यूट महान है, इंस्टीट्यूट दोनों पे करके निकालता है, तो हम एग्जाम में क्यों अपना रिस्क लें, क्यों नंबर कटवाएं सर, दोनों से निकाल के। अब ये इस वाला जो आपको क्या दोनों पे जो आपको डिनोमिनेटर पे निकालना है परसेंटेज, 2 परसेंटेज आपको निकालने, सिर्फ आपको डाउन साइड रिस्क के अंदर निकालना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कन्वर्जन प्रीमियम तो आपका जैसे मोस्ट लॉजिकल कि आपको 240 पे ही निकालना पड़ेगा, दैट इज द लोअर, एक सिंपल तरीका है। और नेक्स्ट वाला आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका द कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। अब बताओ कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक कहना चाह रहे हैं भाई, अब मैंने क्या करा, मैंने प्रीमियम निकाला कितना, मेरे आया 25 रुपए। अब ये क्या कहना चाहता है भाई, अब ऐसा प्राइस बताओ कि मेरा प्रीमियम क्या है, मेरा प्रीमियम जीरो आए, मतलब कहना चाहता है कि भाई मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड और जो आपकी फेयर कन्वर्जन वैल्यू दैट इज 240 और 265, ऐसा कुछ प्राइस बताओ कि ये दोनों बराबर आ जाए, ये दोनों बराबर आ जाए। तो सर मैं देखता हूँ, मुझे 265 मार्केट प्राइस ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो सेम ही रहेगा। अब इन्होंने क्या करा 240 तो मेरी कन्वर्जन वैल्यू आई थी, वो कैसे निकाली थी हमने 240, हमने निकालता 20 शेयर्स हो गए थे, मल्टीप्लाई मैंने क्या करा था 12 करा था मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो क्या कहना चाह रहा है भाई, ऐसा प्राइस बताओ कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो मुझे यहाँ पे 12 नहीं लेना, अब मुझे कह रहा है ये ही निकालो प्राइस एक्स। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे 265 डिवाइडेड बाय 20। तो ये क्या कहना चाहता है भाई, प्राइस मेरा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 13.25। ऐसा प्राइस
ऐसा प्राइस कि मेरी दोनों वैल्यू बराबर आ जाए। कौन सी दो वैल्यू? मेरी क्या करना है, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, मैं आपके लिए हाईलाइट भी करता हूँ सर। कौन सी दो वैल्यू बराबर आ जाए? मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड दैट इज 265 और मेरा क्या आ जाए फेयर कन्वर्जन वैल्यू दैट इज पार्ट 1, ये दोनों बराबर आ जाए। ऑब्वियसली मेरा क्या मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड नहीं चेंज हो सकता, वो सेम रहेगा, स्टॉक मार्केट प्राइस थोड़ी चेंज होता है। और आपका क्या कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड, ये भी चेंज नहीं हो सकती, ये भी 20 रहेंगे। बट हाँ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, हाँ ये मांगना चाहता है कि भाई ये कितना प्राइस हो जाए। कहने को तो ये भी सेम रहता है, बट ये निकलवाना चाहता है भाई कि आप बता दो ये कितना हो कि भाई दोनों बराबर हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली दोनों को बराबर मैच करना है और आपको क्या करना है 13.25 आंसर निकालना है। सर दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन। और अगर मैं देखूं कि भाई मेरा प्राइस कितना था 12 था और मेरा कितना निकला कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, मेरा निकला 13.25। देखो मेरा निकला, मेरा ये वाला प्राइस था मेरा आपका 12, ठीक है, और ये मेरा निकला 13.25। अगर मैं दूं कितना ज़्यादा निकला 13.25 माइनस 12, मेरा निकला 1.25। कितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 20, अगर मैं दूंगी तो 25 रुपये, यही तो प्रीमियम है। तो कहने का मतलब क्या है, कन्वर्जन पर प्रीमियम, कन्वर्जन जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम पर शेयर क्या आ गया 1.25, प्रीमियम पर शेयर 1.25। सर यही तो चीज़ थी। आप देखिए कन्वर्जन पैटी पे वो करें ना, बॉन्ड प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 265 डिवाइड बाय 20 13.25। ये मैंने आपको इक्वेशन इसकी बता दी है, जो डायरेक्ट लिखता है, बट आप कॉन्सेप्ट से देखोगे तो ये है। ठीक है कुछ नहीं सर, 20 को यहाँ पे लेगा, डिवाइड कर दिया 265 डिवाइड बाय 20, तो आपका क्या आ गया प्राइस आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपका बेसिक था। नेक्स्ट आपका इन्होंने क्या लिखा आगे निकला, लिखा इन्होंने दिस इंडिकेट्स दैट द इफ द प्राइस ऑफ द शेयर राइज फ्रॉम 13.25 फ्रॉम 12, ठीक है, द इन्वेस्टर विल नीदर गेन नो लॉस। क्योंकि क्या कहना चाहते हैं, प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा जब 13.25 आएगा, ठीक है सर। क्यों 13.25, तभी तो कहना चाहते हैं कन्वर्जन पैरिटी प्राइस निकालो कि भाई ऐसा प्राइस जिस पे प्रीमियम हो ही ना। ठीक है, ऑब्जर्व दैट, देखो ऑब्जर्व जो मैंने आपको ऑब्जर्व कराया, इन्होंने वो भी चीज लिख दी, क्या बात, दैट 1.25, अच्छा 1.25 क्या है, कैसे 13.25 माइनस 12, अच्छा 1.25 तो आपका एक्सेस आया, इस 10.25 इज 10.42% ऑफ ₹12, दैट इज दी कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम ही तो है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 20 शेयर्स दैट इज 25, वही 25 तो आपका प्रीमियम था। या फिर कहना क्या चाहते हो 1.25 डिवाइड बाय 12 परसेंटेज में भी निकाल लो सर 10.42%, वही चीज़ है, इन्होंने कुछ करा ही नहीं है, ये हमें सब कुछ पता है, बट इसके नंबर नहीं है, इन्होंने ऑब्जर्व करवाया और आपका इस चीज़ का आपको कोई नंबर भी नहीं है। आपका क्या है, आपको सिर्फ 13.25 निकाल के आना है और इसी का आपको जो है नंबर मिलेगा, आपको जो मार्किंग स्कीम होगी वही होगी। ऑब्जर्व दैट वगैरह आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अनलेस अगर आपका क्या बन जाए, अगर आपका आउट ऑफ बॉक्स पेपर बनेगा तब ये जो ऑब्जर्व वाली चीज़ है वो आपके माइंड में आएगी, और वहाँ पे जिस बच्चे ने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पता है कि भाई जो ये आपका 13.25 है, इसमें 1.25 क्या है, इसके अंदर प्रीमियम अमाउंट है, तब वहाँ पे वो बच्चा खेलेगा। और वैसे पेपर के अंदर ही ऐसे पेपर मुश्किल बनता है। ये जो आईसीए होता है ना, ऑब्जर्व दैट और ये सब जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती हैं सर, आईसीए इसी पे ही मुश्किल कोई पेपर बनाता है, होता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको 13.25 डायरेक्ट निकलवा दिया, पेपर में क्या कर सकता है, कहेगा भाई 1.25 आपका क्या है प्रीमियम, प्रीमियम पर आपका क्या शेयर, तो कहेगा भाई पैरिटी प्राइस निकालो, तो क्या है 12 प्लस 1.25, कोई बड़ी बात थोड़ी है। या कह सकता है भाई आपको 12 भी ना दे, आपको सिर्फ 1.25 दे, इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स 20 दे रखे होंगे, तब भी निकलवा सकता है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 20, आपका प्रीमियम आ जाएगा 25, ऐसे भी निकलवा सकता है। और आपका प्राइस दे रखा होगा इन्होंने कितना, जो कन्वर्जन वैल्यू इनकी बॉन्ड की है, जो आपकी स्टॉक वैल्यू 240, और प्लस आपका क्या करवा सकता है, दोनों का निकलवा के 265 भी निकलवा सकता है, और ये ऐसे भी करवा सकता है, फिर 265 को दोबारा 20 से भी डिवाइड करवा सकता है, और 13.25। कहने का मतलब सर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको क्या करना है, अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। क्योंकि क्या होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ आप यहाँ होती है डिराइव होती जाती है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगेन ये वाला क्वेश्चन क्या है, सिंपल था, अगर आपने देखो सर क्या था, 4-5 फिगर दे रखी थी और 4-5 चीजें निकलवाती हैं इन्होंने, तो बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर एक और चीज होती है, इन्होंने 4 पार्ट दे रखे हैं। अगर आप देखो, अगर आप पार्शियल की इनकी प्रैक्टिस मैनुअल देखो या फिर आप पार्शियल क्वेश्चन देखोगे, तो इसके अंदर एक और पार्ट होता है, दैट इज इंटरेस्ट डिफरेंशियल करके कुछ होता है, इंटरेस्ट डिफरेंशियल, जिसके अंदर क्या होता है प्रीमियम पे बैक पीरियड भी निकलता है। प्रीमियम पे बैक पीरियड एक वो वाला पार्ट हो जरूर देखना। यहाँ पे मुझे आईसीआई स्टडी मेटेरियल में वो वाला क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो इस वजह से मैं इस ये वो वाला क्वेश्चन आपको नहीं करवा सकता, बट यस जब भी मैं आपको पार्शियल क्वेश्चंस करवाऊंगा या आपको एमटीपी करवाऊंगा, तो आपको वो वाला जरूर क्वेश्चन मिलेगा, जिसके अंदर एक और आपको पार्ट मिलेगा, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट डिफरेंशियल, जिसमें क्या होता है पे बैक पीरियड, प्रीमियम पे बैक पीरियड भी निकलवाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सेस जो आपका प्रीमियम आता है दैट इज 25 डिवाइड बाय हम उसे क्या करते हैं इंटरेस्ट डिफरेंशियल से करते हैं। क्या कहने का क्या मतलब, प्रीमियम पे बैक कहना चाहता है, प्रीमियम मेरा इस वाले क्वेश्चन के अंदर कितना आया था 25 आया था, कैसे आया था 265 माइनस 240, और फिर आपको क्या देता है भाई, आपको देता है इंटरेस्ट डिफरेंशियल,
भाई अगर मैं कन्वर्ट बॉन्ड नहीं करता तो मेरा क्या इंटरेस्ट होता, कन्वर्ट करता तो मुझे कितना डिविडेंड मिलता, तो उसका क्या होता है, आपको नेट सेविंग निकलती है। तो कहने का क्या मतलब है, जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो उस पर प्रीमियम का मेरा कितने टाइम में कन्वर्ट होता, तो 25 डिवाइड बाई आई गेस यहाँ पे 1.833 भी था आई गेस एक क्वेश्चन के अंदर। तो सर मुझे तो क्वेश्चन की फिगर भी याद आ रही है। सर दिस इज नोन एज प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते जाइए और आपको फिगर क्या पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ ऐसा करके एक पार्ट है और ये वाला पार्ट आपको कृपया करके अपना देखना है। या आपकी अभी तो आप जैसे इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन देख रहे हैं वाली स्टडी मैट के क्वेश्चन, अगर आपने कहीं पे भी क्लासेस ली हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन बैंक है या फिर आप कोई भी आरटीपी एमटीपी सॉल्व करते हैं, तो ये वाला पार्ट जरूर देखना। क्या इंटरेस्ट पी या क्या कहना चाहते हैं, इंटरेस्ट डिफरेंशियल या प्रीमियम पे बैक पीरियड वाला एक करके पार्ट आएगा, दैट इज फिफ्थ या लास्ट वाला पार्ट ही होता है। तो आपको वाला पार्ट जरूर देखना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे ऊपर के 4 पार्ट कर देते हैं, लास्ट वाले पार्ट में सबको क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है और वहां पे वो रह जाते हैं। तो आपको वही वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ऊपर ये 4 पार्ट प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन है कुछ नहीं, बट आपको तब भी रिवाइज करना है क्योंकि एग्जाम में इसके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हायर चांसेस होते हैं आने के। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, क्वेश्चन नंबर 25। और ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या है सर, ये आपका बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन है और ये इस बार के दिसंबर 2021 के एग्जाम में आया है। क्या आया सर, सेम क्वेश्चन आया है। क्या करा है, बस फिगर्स चेंज करनी है, कुछ भी नहीं करा है, बस फिगर्स चेंज करनी है, परसेंटेज वगैरह चेंज करिए, कुछ भी नहीं करा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको इसके सजेस्टेड आंसर्स वाली एक वीडियो डाली दिसंबर 2021 के, उसके अंदर मैंने वाला क्वेश्चन डिस्कस करा है। उसमें फिगर्स डिफरेंट थी, इस वाले के अंदर फिगर्स डिफरेंट है। कहने को मैं आपको कह सकता हूँ सर आप उस वाली वीडियो का रेफरेंस ले लेना, बट नहीं सर मैं आपको तब भी करवाऊंगा, क्योंकि क्या होता है अगर मैं आपको करवाऊंगा आप फिर पॉज करो वाली वीडियो दूँ तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों ना मैं ही करवा दूँ, आपको एक ही जगह चीजें मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम देखते हैं क्या है कुछ। एबीसी लिमिटेड हैज अ 300 मिलियन 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग विद 6 years टू रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। अच्छा कहना चाह रहा है 300 मिलियन की बॉन्ड है, 12% का आपका बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, मैं कब रिफंड करूंगा, जब मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। और देखना जाए तो इसका इंटरेस्ट रेट 10% आ रहा है, ठीक है। सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, लिख भी रहा है लाइन, क्यों लिख रहा है भाई, मुझे पता है हमें बॉन्ड फंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, बट चलो लिख रहा है तो कोई नहीं, हमारी नॉलेज बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एबीसी इज कंटेम्पलेटिंग ऑफ रिफंडिंग दीज बॉन्ड्स। अच्छा विद अ 300 मिलियन इशू ऑफ 6 years, ऑब्वियसली सेम वैल्यू की करेगा और कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 10%। ऑब्वियसली देखो पहले लिखा है भाई इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहे हैं, तो हमें क्या करा, अमाउंट तो सेम है 300, बट इन्होंने क्या करा, 12 का इंटरेस्ट परसेंटेज का जो इंटरेस्ट रेट था 10%, ठीक है। तो 2% की सेविंग हो रही है कहना चाहता है, ठीक है। और आपका क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि भाई इशू कॉस्ट ऑफ, अच्छा न्यू बॉन्ड इशू करेंगे तो उसकी 6 मिलियन की कॉस्ट है और कॉल प्रीमियम 4% है। अच्छा कॉल प्रीमियम 4% है, मतलब जो मेरी पुरानी वाली बॉन्ड है दैट इज 300 मिलियन, उसमें मुझे 4% क्या देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 4%। तो 12 मिलियन की मेरी क्या हो गया, मेरा प्रीमियम हो गया जो मुझे देना पड़ेगा। मतलब इन देखा जाए तो मोटा मोटा मुझे 312 मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड कॉस्ट जो आपकी ओल्ड बॉन्ड है उसको रिफंड करनी पड़ेगी। न्यू बॉन्ड के मुझे कितने मिल जाएंगे, 300 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दिखा निकाल लेता हूँ इनिशियल मेरा आउटफ्लो कितना आ रहा है, मुझे 312 तो पे करने पड़ेंगे पुरानी वाली बॉन्ड के, 300 मुझे न्यू बॉन्ड के मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। ₹9 मिलियन बीइंग अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ द इशू कॉस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स कैन बी रिटर्न ऑफ सूनर। अच्छा कहना चाहिए भाई अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन है पुरानी वाली बॉन्ड का 9 मिलियन है इशू कॉस्ट का, और उसको क्या होगा, वो क्या राइट ऑफ कर दो, और राइट ऑफ करेंगे तो पीएनएल के अंदर अमाउंट डेबिट होगा, तो क्या होगी, इस पे टैक्स से भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनर कॉस्ट वगैरह बता रहा है। और देखो अब इसने क्या करा, एक इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड भी थी आपकी 6 मिलियन की, तो ये भी आपका इनिशियल आउटफ्लो में आ जाएगा, ठीक है ना। पुरानी वाली बॉन्ड थी 300 की, 4% के प्रीमियम पे करी तो 312, एक वो आउटफ्लो हुआ। एक और आउटफ्लो क्या हुआ आपका, आउटफ्लो हुआ आपका 6 मिलियन की इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। इनफ्लो क्या हुआ आपको, क्या हुआ 300 मिलियन आपको मिले न्यू बॉन्ड जब आपने आपने इशू करी है, तो ठीक है। तो इफेक्टिवली मेरी क्या हो गया, इनिशियल आउटफ्लो हो गया 18 मिलियन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब इनिशियल आउटफ्लो 18 का हो गया, बट मेरी ना कुछ टैक्स सेविंग भी है और उसकी वजह से मेरी आउटफ्लो में क्या हुआ, टैक्स सेविंग हुई है, तो उसकी वजह से मेरा आउटफ्लो कम हुआ। अब टैक्स सेविंग किस किस की हुई है, मैंने सबसे पहले देखा भाई मेरा है ना 9 मिलियन था, मेरा 9 मिलियन था अनअमोर्टाइज पोर्शन, अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ पुरानी वाली कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। जब राइट ऑफ करेंगे तो मेरी पुरानी वाली कॉस्ट है, मेरा पुराना वाला अनअमोर्टाइज पोर्शन है 9 मिलियन का, ठीक है। ये पीएनएल के अंदर डेबिट हुआ, ठीक है। और इसमें मेरी टैक्स सेविंग हो जाएगी। और मैंने क्या करा प्रीमियम पे अपनी वाली पुरानी वाली बॉन्ड्स क्या करी है, इशू करी है, मतलब कहना चाहते हैं रिडीम करी है। तो 300 की मेरी बॉन्ड्स थी, मैं रिडीम करी 312 पे, तो 12 का क्या हो गया मेरा, 12 का मेरा क्या हो गया, मेरा ये वाला भी पीएनएल के अंदर डेबिट जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी इशू कॉस्ट हो गई पुरानी वाली बॉन्ड की, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरा प्रीमियम हो गया पुराना वाला बॉन्ड का, दोनों आ गए 21। मैं इसे लेके जाऊंगा पीएनएल के अंदर डेबिट करूंगा, और मेरा जब डेबिट होगा तो मेरी इस पर टैक्स सेविंग होगी, टैक्स रेट मेरा दे रखा है 30%। 30% कितना आया,
कितना आया सर? कैलकुलेट करो, मुझसे पहले खत्म करा करो सर, तभी तो मजा आएगा। 30% कितना आया सर? 6.3। 6.3, तो 6.3 ये मेरी टैक्स सेविंग हो गई। टैक्स सेविंग हो गई तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑब्वियसली सर मेरा क्या हो गया, इनिशियल आउटफ्लो जो था मेरा 18 का, वो क्या हो गया सर? मेरा कम हो गया। और 6.3 का मेरा आउटफ्लो था, पर नहीं 18 का मेरा आउटफ्लो था, और 6.3 की मेरी क्या हो गई, सेविंग हो गई। तो इसे मैं माइनस करके मैं क्या निकालूंगा सर? मैं इसे माइनस करके नेट इनिशियल आउटफ्लो निकालूंगा। मेरा 18 माइनस 6.3 आएगा 11.7। सर बताओ मजा आया नहीं आया? सर मजा आया नहीं आया? सर इतनी मेहनत से बताया तो मजा तो आया ही होगा ना सर। इतनी सिंप्लीफाइड वर्जन, मतलब कहना क्या चाहते हैं, 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना, आपको यही तरीके से याद करना है। इस तरीके से अगर आपने समझ लिया सर, बड़े से बड़ा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहता था भाई? 300 मिलियन की बॉन्ड है, और क्या कहना चाहते हैं भाई? 4% जो कॉल प्रीमियम। अब सर एक चीज देखना, बच्चे क्या करते हैं, 4% जो कॉल प्रीमियम है वो लगा देते हैं न्यू वाली बॉन्ड पे। सर ये न्यू वाली बॉन्ड का नहीं है, ये न्यू वाली बॉन्ड का आपको प्रीमियम अमाउंट क्यों बताएगा, उसका क्या लेना देना? अभी कौन सी रिडीम हो रही है? अभी रिडीम तो पुरानी वाली हो रही है ना, तो ये जो 4% है आपको पुरानी वाली बॉन्ड पे लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, नए वाली बॉन्ड पे लगा देते हैं। नए वाली बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं, पुरानी वाली बॉन्ड जैसे 300 मिलियन पे ही लगेगा। ठीक है, तो पुरानी वाली बॉन्ड हुई आपकी कितने पे? 300 मिलियन पे आपकी हो गई पुरानी वाली बॉन्ड। देखो 312 पे आपकी पुरानी वाली बॉन्ड रिडीम हुई। 300 आपका नया इशू जो आपने बॉन्ड का यूज आया। 6 मिलियन क्या आया? 6 मिलियन आपका आया आपका इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड, जो आपकी नई वाली बॉन्ड हुई तो उसका इशू कॉस्ट 6 मिलियन आपका इनिशियल आउटफ्लो जाएगा। ठीक है, टोटल इनिशियल आउटफ्लो आपका 18 हुआ। ठीक है, बट आपने क्या करा, पुरानी वाली बॉन्ड की दो सेविंग हुई। दो सेविंग हुई कहना चाहते हैं भाई, कॉस्ट ही सेविंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हुई है। कैसे कैसे? हमने क्या करा, हमने देखा भाई मेरी इशू कॉस्ट थी 9 मिलियन की, जो मेरी अनअमोर्टाइज थी। वो कहना चाहते हैं भाई मेरी इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट असेट आ रही होगी, इन द फॉर्म ऑफ कैसे, आप क्या कहते हैं, अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ कॉस्ट। तो अनअमोर्टाइज मेरी कॉस्ट आई थी, उसको मैं क्या करूंगा, पूरा एक ही बारी में राइट ऑफ करूंगा। अगर ये रिडीम नहीं होता तो 9 मिलियन डिवाइड बाय 6 ईयर जो मेरे रिमेनिंग बच रहे हैं, डिवाइड बाय 6, 1.5 में हर साल आपका पीएल के अंदर डेबिट करता, तो उसमें मेरी टैक्स सेविंग होती। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने बॉन्ड रिफंड करवा दी, तो 9 मिलियन को एक साथ ही इकट्ठा आज की डेट पे पीएल के अंदर डेबिट मारो, तो सारी की सारी आज ही टैक्स सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो 9 मिलियन की टैक्स सेविंग होगी। ठीक है, और 12 क्या है? 12 आपका है जो आपने क्या करा, बॉन्ड को रिफंड करा है, तो उस पर क्या हुआ है, प्रीमियम आपने पे करा है, वो पे करा है आपने 4%। तो 300 मल्टीप्लाई 4% दैट इज 12। तो इसकी भी टैक्स सेविंग होगी, दोनों 21%, दोनों पे टैक्स सेविंग 30%, तो आया 6.3%। ये टैक्स सेविंग ऑब्वियसली ये क्या करेगी, आपका इनिशियल आउटफ्लो कम करेगी। तो इधर आया आपने माइनस करा 18 के अंदर, आपने नेट क्या निकाला, आउटफ्लो दैट इज 11.7। एक चीज हुई है सर अभी, आपका क्या निकला है, नेट इनिशियल आउटफ्लो निकला है। आपको क्या निकालना है, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने करा एनालाइज दी बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। हम तभी बॉन्ड रिफंड करेंगे, हम तभी बॉन्ड रिफंड करेंगे जब हमारा क्या हो, इनिशियल आउटफ्लो कम हो और हमारी क्या हो, सेविंग ज्यादा हो। कहने का क्या मतलब है सर, आपको एनपीवी निकालनी है, और एनपीवी निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो हमारा आ गया 11.7, और क्या ही इनिशियल है, तो ऑब्वियसली इस पे क्या लगेगा, इस पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आज की डेट पे है। ठीक है, देखो इन्होंने वही चीज करके बताई हुई। 300 था, 12 का प्रीमियम हुआ, 312 अमाउंट हो गया। ठीक है, और पुरानी बॉन्ड 300 की हमने क्या करा, ग्रॉस रिसिप्ट हुई, उस पर क्या करा इन्होंने 6 के आपका इशू कॉस्ट भी हमने पे करना पड़ गया, तो 294 हुआ। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, 6.3 हम हाई टेक टैक्स सेविंग हमने निकाल ली थी कैसे। 12 तो क्या था आपका प्रीमियम था, 9 आपका क्या था, अमोर्टाइज पोर्शन ऑफ ओल्ड बॉन्ड था, टैक्स रेट 30% था, उसकी सेविंग आई। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखो 11.7 आपका इनिशियल आउटफ्लो निकाल दिया, जो कि हमारा भी आ गया था। ठीक है, अब क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, अब हर साल क्या होगा, अब हर साल की सेविंग देखो। जब मेरी पुरानी वाली बॉन्ड थी तो मेरा 12% का इंटरेस्ट रेट जाता था, अब मेरी नई बॉन्ड आई तो उसका 10% का इंटरेस्ट रेट जाता है। तो आप इस पे देखो, इस पे कितनी सेविंग्स हो रही है, इस पे सेविंग्स हो रही है 2% की हो रही है। 300 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो एक तो मेरी 6 मिलियन की एक तो मेरी ये वाली सेविंग हो रही है। ठीक है सर, मैं बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन तो एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने देखा अगर मैं बॉन्ड रिफंड करता हूँ मेरा कितना आउटफ्लो होता है और मेरी कितनी सेविंग्स होती है इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो। तो आउटफ्लो मैंने निकाली 11.7 मिलियन। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ हर साल मेरा क्या होगा, मेरी सेविंग होगी कितने साल तक, 6 ईयर्स, क्योंकि अभी 6 ईयर्स रिमेनिंग टू मेच्योरिटी है। ठीक है, इनका मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा इनका एनुअल एनुअल मैं निकालूंगा इनफ्लो, और उसकी एन्युटी बना के इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, उसको कंपेयर करूंगा आउटफ्लो के साथ। अगर ये इनफ्लो मेरा ज्यादा आएगा आउटफ्लो से, तो ऑब्वियसली मैं बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन एक्सरसाइज कर लूंगा और क्या करूंगा, बॉन्ड को रिफंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आउटफ्लो निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, इनफ्लो। इनफ्लो निकालना है, हर साल मेरा कितना क्या होगी इनफ्लो के लिए, मुझे देखना है सेविंग कितनी होगी। अभी मेरा है 12% का इंटरेस्ट रेट, पूरा नई वाली बॉन्ड पे मेरा होगा 10%, तो सेविंग होगी 2%। 300 पे लगाया 2%, आ गई 6 मिलियन की आपकी क्या होगी, इंटरेस्ट की सेविंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है।
और कौन कौन सी सेविंग होगी, और कौन कौन सी सेविंग्स होगी, सोचो सर, और कौन कौन सी सेविंग होगी। आपकी सेविंग होगी आपकी, एक तो ये वाली आपकी क्या है, इशू कॉस्ट आपकी पुरानी वाली बॉन्ड की क्या है, आपकी है पुरानी वाली बॉन्ड की 9 मिलियन है, और नई वाली बॉन्ड की कितनी है 6 मिलियन है। तो क्या होगा, ये आपके क्या होंगे, हर साल पीएल के अंदर डेबिट होंगे। अगर मेरा अगर बॉन्ड रिफंड नहीं होता तो मेरा इस साल कितना आपका बॉन्ड आपका प्रीमियम डेबिट होता पीएल के अंदर, 9 डिवाइड बाय 6 ईयर्स टू मेच्योरिटी, 1.5 मिलियन मेरा क्या होता है डेबिट होता है इस साल, क्योंकि भाई 6 ईयर्स टू मेच्योरिटी है तो मैं हर साल इक्वली आपका क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ पीएल के अंदर, तो 1.5 डेबिट होता है, ठीक है। बट अब मेरी क्या हो गई, नई बॉन्ड आ गई, तो उसका इशू कॉस्ट कितनी है, 6 मिलियन है, और उसको अगर मैं इस साल अगर नई बॉन्ड होती तो मैं उसको कितना डेबिट करता, 6 डिवाइड बाई 6, तो आपका क्या हो 1 मिलियन में डेबिट करता। तो कहने का क्या मतलब है, आपने एक्सेस कितना, आपने क्या करना चाहे, आपने क्या से कम आपने डेबिट करा है, आपने 0.5 मिलियन आपका कम डेबिट हुआ है। ये कहने का क्या मतलब है, आपका 9 मिलियन था पुराना वाला, आपका क्या अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन, आपका नया वाला इशू कॉस्ट आया 6 मिलियन। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मेरा ये वाला बॉन्ड रिफंड होगा तो मेरा 3 मिलियन 9 माइनस 6, 3 मिलियन मेरा कम आपका क्या होगा, अमोर्टाइज होगा, मतलब कम पीएल के अंदर डेबिट होगा। कम पीएल के अंदर डेबिट होगा तो उस पर कम टैक्स सेविंग होगी, कम टैक्स सेविंग होगी तो कम आपका इनफ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 3 मिलियन क्या आया आपका, 9 माइनस 6 आपका 3 मिलियन आया। हमने क्या करा, 3 मिलियन हमने क्या करा, इंक्रीमेंटल बेसिस पे देख लिया कि हमारी कम अमोर्टाइज कॉस्ट है तो उस पर कम आपका क्या होगा, टैक्स सेविंग होगी, ठीक है। अब डिवाइड बाय करो इसे 6, क्योंकि आपका क्या है, ये अब 3 मिलियन की तो हमने निकाली है, बट ये आपकी क्या है, एक साल की थोड़ी है, तो 6 ईयर्स की सेविंग्स है ना, और 6 ईयर्स की सेविंग है तो इसे डिवाइड बाय 6 करा, तो मैंने क्या करा, एनुअली मेरी 0.5 मिलियन की आपकी सेविंग्स आई, ठीक है। 0.5 मिलियन की आपकी इशू कॉस्ट की आपकी सेविंग्स होगी, उस पर टैक्स सेविंग निकालेंगे, ठीक है। उस पर टैक्स सेविंग निकाला 0.30, ये आपका है 0.15 मिलियन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस पे हो गया। एक और चीज होगी सर, आपने क्या करा 6 मिलियन का आपने इंटरेस्ट कॉस्ट निकाला था, कैसे आपने निकाला था, मेरी 6 मिलियन की इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, 6 मिलियन की अगर मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी तो उस पर भी कम टैक्स सेविंग होगी। उस पर कम टैक्स सेविंग कितनी होगी, अगर मेरा इंटरेस्ट पीएल के अंदर कम डेबिट होगा, वो हमने निकाला सेविंग्स हुई, मतलब मेरा इंटरेस्ट पीएल के अंदर कम डेबिट होगा कितना, 6 मिलियन, उस पर कितनी सेविंग्स हुई। अब भाई आप ये दो ना, कम अगर मेरा इंटरेस्ट पीएल के अंदर डेबिट कम हुआ 6 मिलियन, तो उसमें मेरा टैक्स सेविंग का लॉस भी हो गया। अगर ये 6 मिलियन अगर ये 12% इंटरेस्ट रेट होता मेरा, तो ठीक है, अलग मेरी टैक्स सेविंग ज्यादा हो जाती। अगर मेरा 10% है तो मेरी टैक्स सेविंग कम हुई। अब मैं निकालना चाहता हूँ इंक्रीमेंटल बेसिस पे, तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे मैंने देखा मेरी टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट 6 मिलियन की आई, बट उसमें मुझे क्या हुआ, मुझे क्या टैक्स सेविंग नहीं, मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट का सेविंग जो हुआ आपका 6 मिलियन का हुआ, बट उसमें मेरा टैक्स लॉस भी तो हो गया, टैक्स सेविंग का लॉस, तो वो कितना हो, 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपका आया 0.27, ठीक है। इस तरीके हम देख लेते हैं। 6 मिलियन मल्टीप्लाई 0.3 तो आपका 1.8 और प्लस आपका क्या था, वो था आपका 0.15 आपका वो आ गया था पुराने वाला, तो कहने का मतलब 1.95 का आपका ये वाला लॉस हो गया। बहुत सिंपल था सर, देखिए सेविंग इन एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस 300, देखो हमने 2% की तो सेविंग निकाली थी इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है, ये आपकी सेविंग हुई, बट सेविंग तो हुई 6 मिलियन की, सेविंग तो हुई, बट जब सेविंग आपने करी तो मेरा पीएल के अंदर 6 मिलियन कम डेबिट हुआ, उसमें मेरा क्या हो गया, टैक्स सेविंग का लॉस हो गया। तो टैक्स सेविंग का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इन्होंने लेस कर दिया, लॉस हो गया तो लेस कर दिया, कितना 6 मिलियन, तो मेरा क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो, इरेज। अगर आप में से किसी को भी ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, आप कृपया करके वीडियो स्किप करिए, अगर आपको तब भी सुनना है आप कृपया करके सुनिए, ठीक है। आपके 6 मिलियन का जो आपका इंटरेस्ट रेट है उस पर 30%, उस पर 30%, 6 मिलियन की आपकी क्या होगी, सेविंग्स आपकी हो गई, किसकी, इंटरेस्ट की हो गई, बट उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा टैक्स सेविंग का लॉस हो गया, कितना है वो 30%, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो 1.8, एक तो मेरा ये वाला लॉस हो गया, बट एक और क्या हुआ, अगर मैं देखता अगर मेरी ये वाला बॉन्ड इशू नहीं करता तो मेरा क्या होता, पीएल के अंदर 9 मिलियन की जो कॉस्ट है वो हर साल मतलब डिवाइड बाय 6 करके मेरी क्या होती, पीएल के अंदर जाती, ठीक है। बट मैंने उसको रिफंड करा तो मेरी कॉस्ट कम हो गई, 6 मिलियन हो गई, तो देखा जाए तो 3 मिलियन की मेरी पीएल के अंदर अंदर जो है आपकी पीएल के अंदर कम कॉस्ट डेबिट होगी, जब वो भी कम डेबिट होगी तो कम उस पर भी टैक्स आएगा, तो उसका क्या हुआ, आपका टैक्स सेविंग का उस पर भी लॉस हो गया, ठीक है, कि वो टैक्स सेविंग का लॉस हो गया ना, उसको भी 3 मिलियन डेबिट होती तो मेरा उस पर भी टैक्स सेविंग होती, बट अब वो क्या वो नहीं हो रही तो उसका भी लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो उसे भी लेस करो, 3 मिलियन डिवाइड बाय हर साल के लिए 6, उस पर 30%, तो मेरा 0.15 का ये भी लॉस हो गया। 1.8 का मेरा लॉस था, 1.8 मिलियन का मेरा क्या था, इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग का लॉस। 0.15 मेरा किसका लॉस है, आपकी जो अनअमोर्टाइज पोर्शन, दैट इज अमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट का, उसकी टैक्स सेविंग का लॉस, तो 1.8 प्लस 0.5 1.95 का लॉस।
अब 6 मिलियन की तो इंटरेस्ट की सेविंग तो हुई, बट टोटल टैक्स सेविंग जो मेरी होती बट उसका लॉस हो गया वो 1.95, तो इफेक्टिवली मेरा नेट जो कैश फ्लो है वो 4.05 आया। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो आपको निकालना ही है, वो तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, नई कूपन बॉन्ड है तो 10% है, इसे नेट ऑफ टैक्स करेंगे 30% से तो आ जाएगा आपका 7%, 10% माइनस 30%, नया आपका केडी आ जाएगा 7% आ जाएगा। तो 1/1.07 कितने साल है, 6, 1 2 3 4 5, तो आपका आया 4.766, 4.766 आ गया। उसे क्या करेंगे, 4.766 मल्टीप्लाई 4.05, ये आपका आया 19.30, 19.30 मिलियन आपका क्या क्या प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो। आउटफ्लो क्या था 11.7 था, ऑब्वियसली आपका क्या हो गया, सेविंग आ गई, आपका क्या गया 7.6 मिलियन नेट प्रेजेंट। तो क्या करेंगे, बॉन्ड को बिल्कुल क्या रिफंड कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। एक और तरीका बताऊं, कहना चाहते सर आप बिल्कुल ठीक कीजिए गए, सारा गेम था जो इसके अंदर था, आपको जो इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला वैसे अब ये वाला आ चुका है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मई के अंदर नहीं आएगा, दिसंबर के अंदर आ चुका है, इसका ये मतलब नहीं है कि मई के अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल चांसेस है दोबारा आ जाए। इसके अंदर आप ये हाईलाइट करिए, इसका अंदर सारा गेम 1.95 का ही है। एक और चीज बताऊं, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं एक चीज देखता हूँ, मुझे क्या देखना है, मेरी कितनी क्या होगी, सेविंग कितनी होगी, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ अगर मेरी पुरानी वाली बॉन्ड होती तो मेरा कितना आउटफ्लो होता। अगर निकालो 300 पे मैं करता 12%, मेरा आता 36 का आपका क्या होता है इंटरेस्ट, ये मेरा आउटफ्लो जाता, ठीक है। बट अब इंटरेस्ट तो आपका आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस क्या करता, टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग किस किस की होती, दो चीज की होती है, एक तो इंटरेस्ट होती, ठीक है, 36 मिलियन की आपकी टैक्स सेविंग होती, और किसकी होती, हमने क्या करा था 9 मिलियन की हमारी कॉस्ट थी, ठीक है। 9 मिलियन डिवाइड बाय 6, ध्यान से सुनना, 9 मिलियन डिवाइड बाय 6, तो हर साल मेरा 1.5 और जाता पीएन के अंदर, क्या अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन जो इशू कॉस्ट का है, टोटल मेरा आता 37.5, ठीक है। दोनों की क्या होगी, टैक्स सेविंग होगी, कितनी परसेंटेज पे, 30% पे। निकालना कितनी टैक्स सेविंग होगी, 37.5 मल्टीप्लाई 30, 11.25, अच्छा 36 का मेरा आउटफ्लो, उसमें टैक्स सेविंग माइनस करो 11.25 की, तो मेरा देखा जाए तो नेट आउटफ्लो कितना आया, मेरा आया 36 माइनस 11.25, 24.75, 24.75 मेरा आउटफ्लो आया, किसके अंदर, मेरा आया पुरानी वाली बॉन्ड के अंदर। अगर मेरा यही सेम चलता रहता तो हर साल मेरा 24.75 मेरा क्या होता, आउटफ्लो होता पुरानी वाली बॉन्ड के अंदर। पुरानी वाली बॉन्ड के अंदर कैसे, एक तो इंटरेस्ट का आउटफ्लो 36, बट क्या होता, आपका टैक्स सेविंग भी होती किसकी, एक तो आपकी इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग होती, और आपका 1.5 क्या होता, अनअमोर्टाइज पोर्शन जो हर साल आपका क्या होता, अमोर्टाइज होता जाता पीएन के अंदर, तो उसकी भी टैक्स सेविंग होती, दोनों की टैक्स सेविंग आई 11.25, तो नेट इफेक्टिव आउटफ्लो आपका आता है 24.75, ठीक है। अब एक और चीज देखूं, नई वाली बॉन्ड के अंदर कितना आउटफ्लो आ रहा है, नई वाली बॉन्ड के अंदर कितना आउटफ्लो आ रहा है, नई वाली बॉन्ड है तो उसमें मेरा कितना हो गया, मेरा हो गया इंटरेस्ट से 10% हो गया, तो उसका इंटरेस्ट निकाला 300 मल्टीप्लाई बाय 10%, उसका आता मेरा न्यू वाली बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट होता है मेरा 30%, 30 मिलियन, ठीक है। 300 मल्टीप्लाई बाय 10%, 30 मिलियन मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें से भी मुझे टैक्स सेविंग माइनस करनी पड़ेगी, माइनस का ब्रैकेट लगाता हूँ। अब वो कितनी कितनी है, दो चीज़ है दोबारा, क्या है, एक तो आपका इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग होती 30 मिलियन, अब 36 नहीं अब 30 मिलियन हो गया, अब उसकी टैक्स सेविंग होगी। और क्या होता, अब मेरा अनअमोर्टाइज पोर्शन आएगा, वो कितना है, अब मेरा अनअमोर्टाइज पोर्शन है वो कितना है, उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा पीप के अंदर हर साल। पहले कितना था 9 था, तो मैं 9 डिवाइड बाई 6 1.5 यहाँ पे लिखा था, बट अब क्या हो गया, वो 6 हो गया। न्यू के अंदर तो 6 मिलियन की कॉस्ट है ना, और वो हर साल मतलब डिवाइड बाय 6, तो 1 मिलियन की यहाँ पे हर साल सेविंग होती है, तो टोटल 31 मिलियन पे टैक्स सेविंग निकालना कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 30%, कितनी आती है सर, 31 मल्टीप्लाई बाय 30%, 9.3, इसे यहाँ माइनस करना 30 के अंदर, क्योंकि अभी 30 की तो मेरी क्या है, इंटरेस्ट की कॉस्ट है। टैक्स सेविंग मेरी दो चीज़ पे हुई है, किस पे हुई है, एक तो मेरी हुई है आपकी किस पे, इंटरेस्ट 30 का, और वन क्या है वो अनअमोर्टाइज पोर्शन जो आपका 6 मिलियन था, डिवाइड बाई 6 हर साल लेके आए 1 मिलियन आपका डेबिट होगा इस साल, टोटल है 31, उस पर टैक्स सेविंग हुई 9.3, 9.3 आपने 30 मिलियन में से माइनस करा, तो नेट आप क्या निकालोगे, नेट आउटफ्लो निकालना कितना है, 30 डिवाइड बाई 9.3, आंसर आता है 20.7, ठीक है। देखना किस में ज़्यादा आउटफ्लो आ रहा है, न्यू बॉन्ड के अंदर मेरा हर साल आउटफ्लो होगा 20.7 का। अब इसे लेंगे अलग हाईलाइटर से, अलग पेन से, सेम बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ आ गया आगे बढ़िए, नहीं आया तो वो समझ सकता है, ठीक है।
आपका 20.7 आपका हो गया नई वाली बॉन्ड पे आउटफ्लो, पुरानी वाली बॉन्ड पे निकाला था 24.75, पुरानी वाली बॉन्ड पे ज़्यादा था, कितना था निकालना 24.75, कितना है 4.05 सर, मैंने भी तो ये निकाला, मैंने भी तो ये निकाला, शॉर्टकट बताया आपको, ये क्या इसे ने बट डायरेक्ट लिखा, मैं थोड़ा आपको समझा के करवा दिया। आंसर निकाला हमने 4.05, कैसे निकाला, इसको आपको करना था 24.75 और क्या करना था माइनस में आपको करना था 20.70, दोनों को आपको क्या करना है माइनस करना है, 24.75 माइनस में 20.70, आंसर आएगा 4.05। इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट करके दिखाया, मैंने आपके लिए अलग फॉर्मेट से दिखा दिया, बट सर क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा पर्पस इस वीडियो को कॉन्सेप्ट याद करना नहीं है, हमारा पर्पस है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, ना ही आंसर को याद करना, बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, ताकि आप आउट ऑफ बॉक्स जब भी पेपर आए तब आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकें, एंड एटलीस्ट आपका स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आप अच्छे से अपने स्टेप वाइज करते जाइए एंड आपको नंबर भी मिलते जाएंगे। तो अगेन जिसको ये बिल्कुल समझ आ गया, आई होप आपको समझ आना चाहिए। हमने क्या करा, हमने पुरानी वाली बॉन्ड का आउटफ्लो निकाला, एनुअली कितना था 24.75, हमने न्यू वाली बॉन्ड का आउटफ्लो निकाला, वो कितना था 20.70, हमें क्या करना था, हमें देखना था नेट इनफ्लो कितना आएगा एनुअली, तो वो एनुअल नेट कैश इन सेविंग ही तो निकाली है उन्होंने, तो मैंने को क्या निकाला, मैंने भी तो वही निकाला, कितना है 4.05, कैसे 24.75 माइनस में 20.70, आंसर इज 4.05। आप डायरेक्ट नेट तरीके से भी कर सकते हैं, ये क्या था आपका नेट तरीका था, ये आपका क्या था, ये होल टोटल वाला तरीका था, जिससे समझ आया उससे करिए सर, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है एट दी एंड, बट सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट समझना होता है। 7.6 मिलियन हमने निकाल लिया था, कैसे एन्युटी बनाई थी किसकी, एनुअल सेविंग की, कितने साल की 6 ईयर्स की, 7% क्या आपका आया न्यू केडी आया, जो कि आपका नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा, ठीक है, और आपको क्या करना था माइनस करना था आपको इनिशियल आउटफ्लो, जो कि आपका आया, फिर आपकी क्या आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ गई 7.6 मिलियन। वाह रे वाह सर, मजा ही आ गया, कुछ ज़्यादा ही मैंने समझा दिया, बट अगेन क्या करूँ सर, ये कॉन्सेप्ट ही इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छा लगा हो आप देखिए बिंदास समझिए, और जिसको समझ ऑलरेडी पहले से आ रखा है वो कृपया करके स्किप करके आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये वाला क्वेश्चन आप 26 वाला तो अच्छा 26 मिस हो गया, बताओ इतनी सारी खिचड़ी में ना 26 वाला मिस ही हो गया, ऐसे ना करो सर, ऐसे ना करो। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड, कह रहा फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट 16% है, ईयर्स 6 ईयर्स हो गई, 1000 रिडेम्पशन वैल्यू हो गई, ठीक है, फेस वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है, मेच्योरिटी एट पार हो रही है 17, ये आपके यील्ड टू मेच्योरिटी कह रहा है, कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन, यील्ड टू वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट, अच्छा बहुत सारी चीज़ निकलवा रहा है, अगर क्या कहना चाहता है यील्ड आपकी 75%, मार्केट प्राइस क्या होता है आपका, क्या होता है B0 होता है, कैसे करते हैं, इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 16%, तो 160, इसकी एन्युटी बनाओ कितने पे 17% पे 1 डिवाइड 1.17, 1 2 3 4 5 6, ये आपका है 3.589, ठीक है 3.589 मल्टीप्लाई 160, ठीक है, और आप क्या करोगे लास्ट में मेच्योरिटी वाली 1 डिवाइड 1.17, एक 1 डिवाइड 1.17, 1 2 3 4 5 6, ये आपका है 3.9, 3.9 मल्टीप्लाई बाय आपके क्या 1000 की रिडेम्पशन वैल्यू, आंसर क्या आएगा 44, ये आ रहा है क्या, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया क्या, लेट्स सी सर, कूपन रेट तो 160 था और रिडेम्पशन वैल्यू आपकी 17%, यही तो है 1 डिवाइड 1.17, 1 2 3 4 5 6, आपका क्या आ गया 3.589, 3.589 मल्टीप्लाई 160, ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ 3.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 है क्या 1 डिवाइड 1.17, 1 2 3 4 5 6, 0.39, सॉरी 0.39 था, 0.39 मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका आंसर आएगा 964.24, 964.24, ठीक है। आपने क्या करा दोनों की एन्युटी बनाई, आपने इंटरेस्ट की एन्युटी बनाई और लास्ट में क्या करा आपने रिडेम्पशन वैल्यू को लास्ट की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करा, जो कि आपका क्या था 0.39 था, तो आंसर आएगा आपका 964.24, आपका क्या जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 964.24, देखो ये क्या करा आपने, क्या करा देखो 3.589 आपके इसकी एन्युटी बनाई, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था 0.390, मैं क्या कर रहा था 3.9 से मल्टीप्लाई करता है, इस वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा था, तो आपको क्या करना है 0.39 आपका लास्ट में आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसका आया, 964.24 आपका क्या आ गया, आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो इन्होंने क्या मांगा था हमसे। इन्होंने दूसरा तरीका भी दिया, ये आपका क्या होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, केडी का फॉर्मूला होता है ना, कूपन इंटरेस्ट रेट प्लस आपका क्या करोगे, आपका क्या करोगे रिडेम्पशन वैल्यू माइनस में आपका क्या करोगे B0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स
होल डिवाइडेड बाय क्या करोगे B0 प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो इन्होंने उस तरीके से निकाला है 960.26। ये वाला आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं करना है, बहुत ही बेकार तरीका है, इसे कृपया करके काटा मार दीजिए, क्योंकि ये होता ही क्या अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इस वाले तरीके से करना है जैसे हम करते आए हैं। हर एक क्वेश्चन में हमने ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू निकाली, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड हमने निकाला ही क्या प्रेजेंट वैल्यू वाले तरीके से। तो हमें थोड़ी सी अपने यार एग्जाम में कि हमें ये वाला फॉर्मूला ऊपर ये वाला अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। वैसे भी इन्होंने देखो ऑल्टरनेटिवली लिख भी दिया है। तो इस वाले केस में इनके जो इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर होता है उसके अंदर दोनों आंसर होंगे, एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट या पूरी इंडिया जो करेगी वहां से 964.24 करेगी, अनलेस किसी का अलग ही दिमाग चल जाए, उसको बिल्कुल क्वेश्चन ही याद आ जाए कि नहीं यार इस वाले में तो अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला तरीका भी था जो कि कोई याद ही नहीं कर सकता। हमें थोड़ी पता कि इस वाले में अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है, किस में हमें प्रेजेंट वैल्यू वाला लगाना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आपको अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं है, आपका कौन सा है, ये वाला है जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है 964.24। मेरा तो डेसिमल डेसिमल में आंसर मैच हो गया, बेहतरीन सर। दूसरा पार्ट इन्होंने मांगा था, कह रहा भाई ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या था, वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैसे निकालेंगे, आपको कहता है 1/B0, और क्या कहना चाहते हैं भाई प्रेजेंट वैल्यू ही होती है, बट आप क्या करते हो मल्टीप्लाई बाय आप ईयर्स मल्टीप्लाई करते हो, वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालते हैं। ठीक है, वही देखो इन्होंने क्या करा, 17 वाले के इन्होंने फैक्टर लिखे 0.855 731 624 0.534 और 0.390। ठीक है, ये सब फैक्टर लिखे, ये सब इनका क्या लिखा कैश इनफ्लो लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट वैल्यू जैसे हमने B0 964.40 निकाला, तो 964 पॉइंट यहाँ पे 24, यहाँ पे 40 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने एन्यूटी बनाई 3.589 की, और यहाँ पे क्या हमने तीनों का अलग अलग लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एन्यूटी में हमारा आंसर थोड़ा सा लगा सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, B0 निकाल दिया हमने। अब क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए, ये पहला स्टेप तो यही हो गया जो हमने फर्स्ट पार्ट में करा था। ठीक है डन। उसके बाद क्या करना होता है, आपको जो प्रेजेंट वैल्यू आती है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है मेच्योरिटी ईयर से, जैसे आपका 1 आया, इसको आप मल्टीप्लाई, फिर आपका 2 आया, इसका फिर टोटल निकाल लो और 964.4 से डिवाइड कर दो, करना 136.8 मल्टीप्लाई बाय 1 और 116.96 मल्टीप्लाई बाय 2, 99.84 मल्टीप्लाई बाय 3, 85.44 मल्टीप्लाई बाय 4, 72.96 मल्टीप्लाई बाय 5, और लास्ट में क्या है 452.40 मल्टीप्लाई बाय 6, आपका क्या आएगा 4091 1.2। ये आपका इसका टोटल आया, मैंने सबका मल्टीप्लाई करवाया, उसको फिर सम कर दो और डिवाइड में क्या करेंगे आप B0 964.40 करना क्या आ रहा है सर 4.24 देखो 4.24 ये तो ऑलमोस्ट आंसर आपका सेम है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने और ही ज्यादा राउंडिंग ऑफर दी, बात एक ही है। मैंने क्या करा देखो, मैं सबको पहले मल्टीप्लाई करा ईयर्स से 136.8 मल्टीप्लाई 1, 116.96 मल्टीप्लाई बाय 2, 99.84 मल्टीप्लाई बाय 3, 85.44 मल्टीप्लाई बाय 4, 72.96 मल्टीप्लाई बाय 5, 452.42 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करा, सबका टोटल करा और लास्ट में डिवाइड कर दिया मैं 964.40 से। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, 136.80 को पहले उन्होंने डिवाइड ही कर दिया 964.40 से, और बाद में मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 ईयर से बाद में मल्टीप्लाई करा। तो आंसर देखिए, मैं पहले हर बार डिवाइड करूँ, ठीक है, इससे अच्छा पहले भाई सबको मल्टीप्लाई कर टोटल निकालो, बाद में एक ही बार में डिवाइड कर दो, या फिर सबको डिवाइड कर करके इन्होंने प्रपोर्शन निकाला है। देखो पहले 136.8 डिवाइडेड बाय इन्होंने क्या कर दिया 964.4, तो इसका प्रपोर्शन इन्होंने निकाला होगा 0.142। अब दूसरे में क्या करोगे 116, इसे यार हटाना पड़ेगा, खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, अब आपको दिखेगा फिगर्स 116.96 डिवाइडेड बाय इन्होंने फिर करा होगा 964.4, तो इन्होंने फिर निकाला होगा 0.1212 ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, सबका प्रोपोर्शन निकाला। अब इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करा होगा 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, सबका फिर टोटल निकाला 4.247। बात एक ही है, हमने क्या करा, हमने पहले एक बार में मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 से करा, उसका टोटल निकाला, एक ही बार में डिवाइड करा, बार बार डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, उससे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और देखना यहाँ पे इतनी सारी कैलकुलेशन राउंडिंग ऑफ करने में और दिमाग खराब होता है। तो इससे अच्छा आप क्या करो, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है आंसर सेम ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है आपको 136.8 इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 99.84 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 85.4 सबको मल्टीप्लाई करो, सबका टोटल निकालो 4091.2 और फिर एक ही बारे में 964.4 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका सेम आएगा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। दूसरा वाला शॉर्टकट फॉर्मूला अगेन देखो ऑल्टरनेटिव तरीका दिया, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको रट्टा मारना ही नहीं है। एक ही चीज को दो तरीके से क्यों निकालना है, सर ये बेकार का तरीका है।
इतना शॉर्टकट तरीका हमें नहीं सीखना। शॉर्टकट कम, ये तो मुझे लॉन्ग कट ज़्यादा लग रहा है, इतना तगड़ा फॉर्मूला इन्होंने बना रखा है जो ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट ऐसा लिए हमारे सीए स्टूडेंट को तो फॉर्मूला याद करने में ही इतना टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा तो हमने ऊपर वाले से हम आंसर निकाल लेंगे, जितना टाइम हमें ये फॉर्मूला याद करने में लग जाएगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम को सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इंस्टीट्यूट ने की आदत है दो दो आंसर निकालने की। इससे पहले वाली वीडियो हमने शायद एक आंसर देखा था इन्फ्लेशन रेट का, शायद करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड, उसके चार चार आंसर थे, मैंने आपको लास्ट में दो आंसर ही बताए थे। तो आपको अपना आंसर क्या है, सोल्यूशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या था, वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड। वोलेटिलिटी क्या होता है सर, वोलेटिलिटी मुझे बताने वाली बात है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी बोला जाता है। इसे क्या करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय 1 प्लस केडी। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आपकी क्या थी 4.247 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.17, सर खत्म। 4.247 डिवाइडेड बाय 1.17, 1 प्लस 0.17 या कह सकते हैं 1.17, एक ही बात है। 3.6299 या 3.6258, ये क्या करते हो यहाँ 4.247 लिखते हैं या 4.2422 लिखते हैं, जो हमारा आंसर आया भी था 4091.2 डिवाइड बाय 964.4, 4.2422 हमारा ये तो आया था 4.2422। देखो दोनों का आप अगर डिवाइड करोगे 4091.2 डिवाइडेड बाय 964.4, आंसर आएगा 4.2422। ये आया था हमारा आंसर। इंस्टीट्यूट ने अपना कुछ अलग ही आंसर निकाला था। ऑब्वियसली है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 4.2422 या फिर 4.247, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक्सेप्टेबल। अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखता है 4.247, इन्होंने देखो और भी लिख दिया यहाँ पे, है ना। कह रहे दोनों आंसर निकाल लो, 4.2477 हमारे वाले तरीके से, या आपने जो 4.2422 निकाला इस वाले तरीके से कर लो, आंसर दोनों का सेम है। तो आपने क्या करा 4.2422 डिवाइड बाय 1.17, आंसर आएगा आपका 3.6258, और 4.247 डिवाइड बाय 1.17, आंसर आएगा 3.63। दोनों आंसर निकालो, दोनों एक्सेप्टेबल, बट अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट 4.2422 था और उसको हमने डिवाइड करा 3.6258, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर आपका सही आना है। ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो सोचते हैं 4.247 तो मुझे मिल गया, बट ये 4.2422 कहाँ से आ गया, है ना। ना स्टूडेंट ने करके दिखाया 4.247, ये 4.247 तो मिल गया, बट ये 4.2422 कहाँ से आया। तो 4.2422 मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। क्या करना है, सबसे पहले ये सारा गेम ही राउंडिंग ऑफ का है। पहले इंस्टीट्यूट 964.4 को पहले बार बार डिवाइड करके प्रोपोर्शन निकाला। तो यहाँ क्या हुआ, जब इन्होंने राउंडिंग ऑफ करी तो राउंडिंग ऑफ में सारा गेम खत्म हो गया। राउंडिंग ऑफ कर करके इन्होंने यहाँ पे पहले राउंडिंग ऑफ कर दी, फिर इन्होंने 1 2 3 4 5 6 ईयर से मल्टीप्लाई करके फिर 4.247 निकाला। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की वजह से यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन ऑफ बहुत ज्यादा आ गई। तो मैंने क्या करा 964.4 को ये हर बार डिवाइड ना करके पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो ईयर से, उसका टोटल निकालो 4091.2, फिर एक ही बार में डिवाइड करो 964.4 से, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4.2422 आएगा। तो वही आपको 4.2422 से आपको क्या करना है, वोलेटिलिटी निकालनी है 3.6258 या फिर 3.63। समझ आ गया। कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, दी मार्केट यील्ड इज 75%। अच्छा क्या है भाई, मार्केट यील्ड 75% बेसिस पॉइंट से बढ़ रही है, तो आपको क्या होता है, आपको पता होता है, आप क्या करते हो, जब आप वोलेटिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि भाई मेरा जब केडी कितना इंक्रीज हो, ये कहना चाहता है मेरा बॉन्ड प्राइस या मार्केट प्राइस कितना इंक्रीज हो जब मेरा केडी 1% चेंज होता है। तो ये कहना चाहते हैं भाई हमारा केडी 0.75% बेसिस चेंज हो रहा है, तो मेरा क्या होगा मार्केट प्राइस कितना चेंज होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा, ये कॉन्सेप्ट याद कर रखा होगा 3.63। अब मैंने दो दो तरीके दिखाए हैं क्या, एक दिखाया क्योंकि आपने दो निकाली है ना, एक ही से कराया क्या, हाँ 3.63 एक ही से कराया, 3.6258 कहने का मतलब इसे राउंड ऑफ करके तो 3.63 बोलते हैं। तो 3.63 वाले तरीके से करें तो आपकी वोलेटिलिटी 3.63, कहने का क्या मतलब है, अगर मेरा केडी 1% चेंज होगा तो मेरा बॉन्ड प्राइस 3.63% से चेंज होगा। चेंज क्या, अगर मेरा क्या होगा, अब आप बताओ इसमें क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन होती है, इन्वर्स रिलेशन होती है, सर इसके अंदर इन्वर्स रिलेशन होती है। अगर मेरा केडी इंक्रीज होगा तो मेरा बॉन्ड प्राइस क्या होगा, मेरा कम होगा। अगर मेरा केडी डिक्रीज होगा तो मेरा बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है। अगर मेरा केडी 1% इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, बॉन्ड प्राइस मेरा 3.63% कम होगा। ठीक है। अगर मेरा केडी 0.75% मतलब 75 बेसिस पॉइंट मतलब 0.75% इंक्रीज होगा तो मेरा B0 कितना डिक्रीज होगा, इन्वर्स रिलेशन होती है। 0.75% मेरा केडी इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्या होगा, B0 कम होगा कितना, 3.63 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो मेरा आंसर आएगा 2.72% से मेरा क्या होगा, मेरा बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा। अभी मेरा करंट बॉन्ड प्राइस कितना है, करंट ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड मेरी
जो आपकी क्या 22 वगैरह है उसकी वॉलेटिलिटी आपकी 3.63 है, उसमें मेरा बॉन्ड प्राइस आया था 964.24, 964.24, ठीक है, 964.24 ये रहा, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसे माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा 2.725%, क्या आएगा आपका आंसर 938 आ गया, 937.988566 फुल डेसिमल पॉइंट तक है। अब देखो ये भी अलग ही चीज करते हैं, क्या करते हैं ये, ओहो 964.4 से करते हैं क्या, हमने क्या करा था 964.24, अपन 964.24 आया था ना, 964.24, चलो इन्होंने इस वाले से कर दिया 964.4, तो किसी से भी कर लो सर, बात एक ही है, आप 964.4 से कर लो। इंस्टीट्यूट के आंसर के तरीके ही ऐसे हैं, दो तरीके से कराता है, 2.7 2 to 5% से माइनस करो, क्या आएगा 938.14, खत्म। ये तो हो गया समझाने वाला तरीका कि भाई मेरा क्या होगा, केडी इंक्रीज होगा 0.75% से, तो मेरा क्या होगा B0 कम होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन हो रही है, कितना होगा 3.63 पे मैंने 0.575 मल्टीप्लाई करा, तो 2.725% से मेरा क्या होगा B0 कम होगा, तो वही था। आप इन्होंने अमाउंट निकाली थी, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे करा, देखो 0.75 मल्टीप्लाई 3.63 डिवाइड बाई 100, क्या आएगा ये 2.7225% आएगा। इसको इन्होंने अमाउंट निकाला तो 26.626 आया, 964.4 से माइनस कर दिया, आंसर 938.10 हो गया। ऊपर क्या कर रखा है ये भी देख लें सर, ये 960.26, ये कौन सा फिगर लेके आ गया 960.26, अच्छा ये बताओ यार, हद हो गई, जिसका तो हम पहले रिजेक्ट मार के आ चुके हैं, ये वाला अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेथड 960.26, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम में, बहुत ही बेकार तरीका है, ये है ही अप्रोक्सीमेशन मेथड, इन्होंने लिखा भी होगा शायद ऊपर कहीं ना कहीं, नहीं लिखा, पर ये है अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये आपको नहीं करना। तो 960.26 में भी इन्होंने क्या करा, 960.26 पे भी इन्होंने क्या करा, ऑल्टरनेटिव आंसर क्या करा, माइनस करा 2.7225%, आंसर क्या आएगा 934.12, 934.12 या 934.11 ऐसी कुछ करके आएगा, देखो ये रहा। तो अगेन ये वाला तो आपको बिल्कुल भी फॉलो ही नहीं करना है, ये वाला तो आपको काटना है, तो ये आंसर आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए कौन सा है 938.14, ये कहना चाहते हैं 964.40 तो इन्होंने करा, आप एक और भी कर सकते हो, इसमें ऑल्टरनेटिव यहाँ पे भी लिख सकते हो 964.24 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट में आंसर 964.24 ही आया था ना, हाँ 964.24 आया था ना, इसमें माइनस आप कर सकते हो 2.722%, 5 722.5%, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 964.24 माइनस 2.7225%, आंसर विल बी 937, 937.988566, ठीक है, या फिर राउंडिंग ऑफ करके से 938, दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इंस्टीट्यूट 964.4 से भी करा है, आप 964.24 से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर B0 यही आता प्राइस आपका 964.24, इन्होंने क्यों करा 964.40 से, क्योंकि हमारी वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी जो आपने 3.63 निकाली है वो 964.4 से ही आई है, ये आपका 964.4 क्या है, नथिंग बट B0 ही तो है, तो एक ही चीज के दो B0 थोड़ी हो सकते हैं, 964.4, हाँ ऊपर में आप कहते हो कि भाई 964.24 है, ये तो ऑब्वियसली दोनों सेम ही आने चाहिए, बस दोनों का डिफरेंस क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमने एन्युटी बना ली थी 3.589 की, जो कि क्या होती है राउंडिंग ऑफ करके है, यहाँ पे तीनों का अलग अलग डेसिमल लिया, तो इसका ऑब्वियसली एन्युटी अलग आई होगी, तो इस वजह से यहाँ पे 964.4 ज्यादा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हो। 964.4 इन्होंने इसलिए प्रेफर करा है क्योंकि आपकी जो वोलेटिलिटी निकली है और आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकली है वो 964.4 से निकली है, इसलिए उन्होंने आंसर भी यहाँ पे 964.4 से निकाला है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऑल्टरनेटिवली भी 964.24 से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रेफरेंस कर लीजिए 964.4। और 960.26 को तो बिल्कुल ही काटा मार दो सर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, अप्रोक्सीमेशन मेथड में कोई रट्टा थोड़ी मारना है, इसे तो बिल्कुल ही काटा मार लो, इसका तो हमें शक्ल भी नहीं देखनी है 960.26 वाले की, तो कृपया करके काटा मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, मिस्टर ए विल नीड 1 लाख आफ्टर 2 years फॉर विच ही वांट्स टू मेक अ वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ, अच्छा 2 साल बाद इसे 1 लाख रुपए चाहिए, तो आज की डेट में इसे 2 साल बाद 1 लाख चाहिए, आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं, आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, करंटली दोनों बॉन्ड की 10% है, तो मतलब 1 डिवाइड 1.1, एक दो मतलब 0.826 इंटू 1 लाख, आज मैं 82,600 इन्वेस्ट करूं, आज मैं 82,600 इन्वेस्ट करूं, तभी तो 2 साल बाद 1 लाख के बराबर होंगे, आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि 2 साल बाद मुझे 1 लाख मिले, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, मैंने कहा 82,600 मुझे आज इन्वेस्ट करना है, तभी 2 साल बाद मुझे 1 लाख मिले, ठीक है सर, एक पार्ट खत्म। अब 82,600 मुझे आज इन्वेस्ट करना है, किस बॉन्ड में कितना करना है, बॉन्ड एक्स में कितना करूं, बॉन्ड वाई में कितना करूं, अब ये है आपका नेक्स्ट पार्ट,
देखो एडवाइस मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड और ही शुड बाय बोथ दी बॉन्ड। अच्छा कह रहा है या एक बॉन्ड में करूं या दोनों बॉन्ड में करूं, एंड इफ सो इन विच क्वांटिटी। अच्छा क्वांटिटी कह रहा है कि भाई ए बॉन्ड एक्स में कितना करूं, बॉन्ड वाई में कितना करूं। अज्यूम दैट देयर विल नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, इन्होंने क्या कोई रिस्क नहीं है दोनों बॉन्ड का, दोनों बॉन्ड आपकी बिल्कुल सही है, सेफ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, मुझे 2 साल बाद चाहिए 1 लाख रुपए, आज की डेट में 82,600 82,600 इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में कितना कितना करूँ, बॉन्ड एक्स में कितना, बॉन्ड वाई में कितना। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, मेरी इन्वेस्टर होराइजन कितना है। आप देखो भाई, अगर मैं देखूँ मेरा इन्वेस्टर होराइजन क्या है, उसे क्या बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टर को जो है मिस्टर ए है, उसका जो टाइम पीरियड है बॉन्ड का, उसे 1 लाख रुपए 2 साल बाद चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, मेरा टाइम पीरियड हो गया 2 साल। और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होता है कि भाई अगर मैं एक बॉन्ड के अंदर पैसा लगाता हूँ तो मेरी बॉन्ड कितने टाइम में मुझे रीपे हो जाएगी। ठीक है, मैं बॉन्ड एक्स का निकाल लेता हूँ, मेरी अगर बॉन्ड एक्स में इन्वेस्ट करता हूँ मुझे कितने टाइम में पे करेगा। बॉन्ड वाई में देखता हूँ, उसका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालता हूँ तो निकालता हूँ वो कितने टाइम में मुझे पे करेगा। और दोनों का अगर किसी एक का भी 2 ईयर्स आ गया, अगर सपोज बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन 2 ईयर्स आता है तो मैं सारा पैसा बॉन्ड एक्स में लगा दूँ ताकि 2 साल बाद मुझे 1 लाख मिल जाए। अगर बॉन्ड वाई का आता है 2 साल तो मैं सारा पैसा बॉन्ड वाई में लगा दूँ ताकि उससे मुझे क्या मिले, ताकि मुझे आफ्टर 2 ईयर 1 लाख मिल जाए। अगर दोनों का ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड अलग अलग आता है तो मैं क्या करूंगा, कुछ पैसा बॉन्ड एक्स में लगाऊंगा, बॉन्ड कुछ पैसा बॉन्ड वाई में लगाऊंगा ताकि दोनों का वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 2 ईयर्स आ जाए। चलो सिंपल हो गया। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालेंगे। आंसर बहुत आपका सिंपल हो जाएगा कि बॉन्ड एक्स के अंदर आपकी ईयर टू मेच्योरिटी 1 है, तो जिसके अंदर ईयर टू मेच्योरिटी 1 है तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, इसका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी आपका 1 होगा। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 1 आपका 1 होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता मैं सारा पैसा बॉन्ड एक्स में लगा दूं, सारा पैसा अगर बॉन्ड एक्स में लगाऊंगा तो इसका तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 1 है, बट मुझे ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आपकी 2 ईयर्स चाहिए। या तो एक बार बॉन्ड एक्स में सारा पैसा लगाऊं फिर दोबारा, तो वो तो ऐसे नहीं है क्योंकि मुझे क्या आज ही सारा लगाना है ताकि 2 साल बाद मिले। पर इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या है, 1 है, तो इसमें तो सारा पैसा नहीं लगा सकते, मतलब मुझे कुछ ना कुछ पैसा बॉन्ड वाई में भी लगाना पड़ेगा। पर एक बार चेक कर लेते हैं क्या आपका बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड अगर 2 ईयर्स आएगा तो सारा पैसा ही बॉन्ड वाई में लगा दूं, मुद्दा ही खत्म। निकाल लेते हैं बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन बॉन्ड क्या है, इसका ईयर टू मेच्योरिटी दे रखा है 4। ठीक है, 1000 की फेस वैल्यू 8% पेबल एनुअली है, 936.52 इसका क्या है करंट मार्केट प्राइस दैट इज B0। निकालो सर ड्यूरेशन अमाउंट, तो भी पहले वाले पार्ट में सीख के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कैसे करते हैं, वेटेड एवरेज ड्यूरेशन अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, करंट प्राइस निकालता है, जो कि 936.52 दे रखा है। अब मुझे क्या करना होता है, जो भी आपकी हर एक साल की इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू होती है, लास्ट में जो आपका इंटरेस्ट और प्लस आपका जो प्रिंसिपल जो आपका क्या होता है मेच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई में आप ईयर्स और करते हो, उसका सम करते हो डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस जिसे हम B0 भी कहते हैं। तो निकालो सर क्या होगा, आपका क्या होगा 1/1.1। या एक काम करते हैं टेबल ही देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने फिर मैं राउंडिंग ऑफ करूंगा एन्युटी बना के, बड़ी जो टेबल में है ये राउंडिंग ऑफ एन्युटी बना के नहीं करते, ये 3 डेसिमल पॉइंट तक करेंगे कैलकुलेशन। तो हम भी वही कर लेते हैं, 3 डेसिमल पॉइंट तक क्या होगा 10% का 0.909 0.826 0.751 0.683। सर आपको तो डेसिमल भी याद है, सर दिस इज नोन एज प्रैक्टिस, आपको भी याद हो जाएंगे। 0.929 0.826 0.751 0.683। और आपका क्या था, अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हर साल मुझे बॉन्ड बाई में कितना मिलेगा 8% मिला, 80 रुपये, लास्ट में मुझे क्या मिलेगा 1080। 1000 तो आपका प्रिंसिपल और 80 इंटरेस्ट। ठीक है, 80 80 80 1080 और प्रेजेंट वैल्यू निकाला, मल्टीप्लाई करा 72.72 66.08 60.08 66.08 60.08 737.62। ठीक है, और टोटल देखा तो 936.52 हमें दिया भी क्या था करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड 936.52। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हमारा क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने एन्युटी बना के आंसर निकालता 964.24। ठीक है, बट जब हम 3 डेसिमल पॉइंट तक करते हैं तो हमारा क्या था 964.40। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, हमने इंस्टीट्यूट में इन्होंने क्या करा, इस वाले क्वेश्चन 936.52 दिया जो कि 3 डेसिमल पॉइंट से आंसर आया था 936.52, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो इन्होंने फिर से प्रोपोर्शन निकाला। मैंने आपको पहले बोला प्रोपोर्शन से मत करो, प्रोपोर्शन से मत करो, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा, कितनी बार आप डेसिमल तक करोगे। हम क्या करेंगे दोबारा 72.72 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 66.08 मल्टीप्लाई बाय 2 और 60.08 मल्टीप्लाई बाय 3 और 737.64 है ना ये, मल्टीप्लाई बाय 4, सबका टोटल करो क्या है 335 335 333 नहीं 333 333.68। इसको डिवाइड करेंगे किससे, B0 से। हर एक को डिवाइड करने से अच्छा है सबको पहले मल्टीप्लाई कर लो ईयर से, उसका टोटल कर लो, क्यूमुलेट कर लो और लास्ट में एक ही बारी में डिवाइड कर दो 936.52 से। अलग अलग से अच्छा क्या है, एक ही बारी में डिवाइड कर दो 936.52 से। सर आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय कर दो किससे 936.52 से।
क्या आ रहा है आपका 3.56, ये आ रहा है क्या 3 पॉइंट, हाँ 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 3.563, ठीक है। हमारा क्या आएगा 3.56178, 3.56178, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट दोनों आंसर सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट अप्रोबेबल मैंने आपको बता दिया 3.5617, कोई हमारी लड़ाई नहीं है इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखो हमने देखा इसका ड्यूरेशन अमाउंट 3.56 है। अच्छा ये तो 2 ईयर्स, ये भी नहीं है। अच्छा बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन अमाउंट 3.56 समथिंग आया, ठीक है। बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन बॉन्ड 1 था, दोनों का 2 नहीं है, तो मतलब कुछ पैसा मुझे एक्स में लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा मुझे वाई में लगाना पड़ेगा, ताकि मेरा ड्यूरेशन बॉन्ड क्या हो जाए 2, ठीक है। उन्होंने ऊपर लिखा भी करते, तो इसका तो ड्यूरेशन बॉन्ड 1 ही आना था। क्यों आना था, ए की क्या है आपका, ए की ईयर है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू करोगे और मल्टीप्लाई बाय ईयर जो कि 1 है उसको डिवाइड बाय फिर प्रेजेंट वैल्यू से करोगे, तो आंसर तो 1 ही आना है ना सर, सब कुछ ही 1 आना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं मुद्दा। ये मुझे बताने वाला ही मुद्दा ही नहीं है, बॉन्ड एक्स का तो ड्यूरेशन ऑफ 1। हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 2, ठीक है। बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या है 1, ठीक है। बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या है 3.56, चलो इंस्टीट्यूट का आंसर से ले लेते हैं 563। वैसे 356,178 से करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं इसमें कितना पैसा लगाऊं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, मतलब एक्स वाली बॉन्ड में डब्लू, ठीक है। और मैंने क्या करा, मैं अपनी जेड वाली बॉन्ड में कितना पैसा लगाऊं, तो ऑब्वियसली अगर मैं आपका क्या एक्स के अंदर डब्लू लगाऊंगा तो जेड वाली में आपका क्या आएगा 1 माइनस डब्लू आएगा। क्यों, क्योंकि वेट जो आप होते हैं आपके हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। हम क्या करें, वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं ना, वेट्स आपके क्या होते हैं हमेशा 1 होते हैं, चाहे वो 3 बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड हो, 5 बॉन्ड हो, सबके बॉन्ड्स का वेट जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या करा, एक्स के अंदर मैंने डब्लू पैसा लगाया या फिर एक्स लगाया, कुछ भी कर लो, और वाई के अंदर मैं कितना पैसा लगाऊंगा, तो 1 माइनस डब्ल्यू ही लगाऊंगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हम देख लेंगे क्या आता है हमारा आंसर 3.563 -2, या 1.563, और डब्ल्यू माइनस में आया आपका 2.65 डिवाइड पर 2.563 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.6098, इसे 0.61 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगेन कहने का क्या मतलब, डब्ल्यू है ये मेरा, ये कहने का मतलब है भाई आपकी कौन सी हो गई, एक्स वाली बॉन्ड हो गई। एक्स वाली बॉन्ड के अंदर मैं 61% पैसा लगाऊं, और वाई वाली बॉन्ड के अंदर कितना लगाऊं, आपका 100 माइनस 61, तो मतलब क्या है 39%। तो 39% में आपका बॉन्ड वाई के अंदर पैसा लगाऊंगा, दोनों का ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड तभी 2 आएगा, ठीक है। मेरे पास आज मुझे कितना पैसा लगाना है 82,600, इसका 61%, मतलब मैं 50,386 बॉन्ड एक्स में लगाऊंगा, और इसका 39% 82,600 का 39% मैं लगाऊंगा 32,214, ये लगाऊंगा मैं बॉन्ड वाई के अंदर, क्योंकि उन्होंने 0.826 लगवाया है, 0.826 ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्यों, मुझे 2 साल बाद चाहिए 1 लाख रुपए, तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालू, मैं आज ही थोड़ी 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें फिर इंटरेस्ट लग लग के उसकी टाइम वैल्यू मनी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू तो 1 लाख से ऊपर हो जाएगी। बट मुझे 2 साल बाद 1 लाख चाहिए, तो आज तो मुझे कम लगाने पड़ेंगे ना, ताकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी 2 साल करते करते वो 1 लाख बन जाए। ये टाइम वैल्यू मनी की वजह से 0.826 लगाए, ठीक है। और 61% 39% हम निकाल के आ चुके हैं, तो हमने निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया। अब दोनों के प्राइस से डिवाइड कर दो ताकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लें। 50,386, इसका प्राइस क्या प्रिवेल कर रहा है, इसका प्राइस प्रिवेल कर रहा है 972.73, 972.73, आंसर आएगा आपका 51.80 बॉन्ड, राउंडिंग ऑफ करके 52 बॉन्ड्स। और इसका क्या आएगा 32,214 डिवाइडेड बाय कितनी है इसका प्राइस 936.52, ये आएगा आपका 34.40 बॉन्ड्स, या फिर कहने का मतलब कि 34 बॉन्ड्स। सिंपल सर, यही इन्होंने मांगा था। आगे की 1-2 लाइन नोट की पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर हैज टू कीप द मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years, ठीक है हमें पता है। Therefore investor can invest in both the bonds with an assumption that bond X will be reinvested for another 1 year on the same return. For in the above company modified duration can also be inserted. ये सब तो ठीक है, उन्होंने समझाने की और 2-3 लाइन लिख दी हैं कि भाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी आप यूज़ कर सकते थे। और उन्होंने क्या करा, आप असम्पशन कर रहे हो कि भाई बॉन्ड एक्स विल बी इन्वेस्टेड फॉर अनदर 1 year ऑन सेम रिटर्न, ठीक है। उसका क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 1 year थी ना, तो उन्होंने क्या करा अज्यूम कि भाई वो दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगी, री इन्वेस्ट हो जाएगी, इन्वेस्ट नहीं री इन्वेस्ट होगी, ठीक है। 1 साल बाद जब वो मेच्योर हो जाएगी तो दोबारा उसमें अमाउंट री इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, सब फटाफट ये वाले जो क्वेश्चन आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूट ने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी आपके आई गेस May 21 स्टडी में, हाँ मई या May 21 स्टडी में से आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वाला भी आपका क्या करा है इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, तो वो आपका आगे May 22 वाले स्टडी मैट में भी है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, RBI सोल्ड 91 डे ट्रेजरी बिल ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच,
एट एन यील्ड ऑफ 6% व्हाट वाज द इश्यू प्राइस। अच्छा तो कुछ भी नहीं है, इक्वेशन वाला फॉर्मूला मेरे कराने वाली भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 26 आपको सर काटा मारना है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप कर चुके होंगे। इसमें क्या है, इसका आपका क्या वोलेटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था, तो अगेन ये आपको आता ही होगा। अगेन आपको करना है तो अभी थर्ड डिवीजन तक ले जा सकते हैं, सेकंड डिवीजन तक, लास्ट डे बिफोर एग्जाम में इसे करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपको देखना है सर, ये आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपको देखना है, लास्ट डे में भी देखना है, और अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है तो आप इसे फिर स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बेसिक है, आपको क्या करना है, आपका यील्ड कैसे निकालते हैं, यील्ड कैसे निकालते हैं, हम देखेंगे भाई मुझे कितना मिला, तो मैं देखूंगा मुझे कितना मिला, ऑब्वियसली इशू प्राइस मेरा क्या होगा, मेरा रिडीम्पशन वाले प्राइस से कम होगा, और इस वाले केस में मुझे रिडेम्पशन प्राइस नहीं पता, तो वो क्या होगा, फेस वैल्यू जो कि 100 है वही होगा, तो 100 माइनस में मेरा इशू प्राइस हमेशा कम होगा, तो वो क्या होगा, मेरा यील्ड होगी, ठीक है। 100 माइनस में इशू प्राइस मेरी यील्ड होगी, ठीक है। अब यील्ड निकालने के लिए मैं डिवाइड क्या करूंगा, इसे इशू प्राइस से ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मेरी यील्ड निकली, मेरा कितना है, 91 डे ट्रेजरी बिल है, ठीक है, तो इसे मैं डिवाइड करूंगा 91 से, ठीक है, क्योंकि 91 डेज की यील्ड है, पूरे साल के निकालने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो किसके बराबर आएगा, 6%। सब वही कर रखा होगा, देखो 100 माइनस में इशू प्राइस जैसे एक्स मान लिया, और यील्ड हम किस पे निकालेंगे, एक्स पे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 365 पूरे साल के लिए, और ये है कितने की 91 की, मल्टीप्लाई बाय 100 भी आया 6%, निकाल लो सर। 91 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 36/100 और मल्टीप्लाई बाय आपका क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है, एक्स हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 1, दोबारा करता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 91 डिवाइड बाय 36/100, आपका मल्टीप्लाई बाय आपका एक्स हो गया, वहाँ पे चला गया 100 माइनस एक्स है, इधर जाके एक्स क्या हो गया आपका, एक्स आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो 1.01495899041, इसे 100 से 100 डिवाइडेड बाय इस वाले अमाउंट से करेंगे, आंसर आएगा आपका 98.53, 98.526156671 आंसर है, बट राउंड ऑफ करके 98.53। तो ये तो बेसिक था सर, आपका इक्वेशन वाला फॉर्मूला था, ये तो कराने वाली चीज ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाहता है, वो वंडरलैंड लिमिटेड हैज एन एक्सेस कैश ऑफ 20 लाख, ठीक है, विच इट वांट टू इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, जब 20 लाख रुपए पड़े हैं इसे इन्वेस्ट करने हैं, एक्सपेंसेस उसके 50,000 हैं, और इसकी यील्ड कितनी है, 9% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, annual in 9%. The company seeks your advice as to the period of investment as to earn a pre-tax return of 5%. ओहो, ये क्या कहना चाहता है, yield 9% मतलब KD 9% है, ठीक है, और 5% आपका क्या प्री टैक्स इंटरेस्ट आपका क्या इनकम है, तो 20 लाख पे 5% कितना हो गया आपका, 1 लाख हो गया, ठीक है, 20 लाख पे 5% आपका 1 लाख हो गया, ठीक है, और ये कहना चाहते हैं 50,000 का एक्सपेंस हो गया, तो कहना चाहते हैं कि भाई मुझे 1 लाख तो चाहिए चाहिए, 50,000 का मेरा खर्चा है वो भी चाहिए, तो 1,50,000 मुझे चाहिए। अब बताओ कितनी डे की है, ये कितने दिन की है, अच्छा पीरियड ही निकालने के लिए तो बोला है, अच्छा पीरियड निकालने के लिए बोला है कि भाई, और यील्ड में 9% है, तो लगा लो 20 लाख पे, अगेन ये इक्वेशन वाला फॉर्मूला मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो 1 लाख तो मुझे चाहिए चाहिए कैसे, 20 लाख पे 5% और मुझे 50,000 भी चाहिए, तो कहने का क्या मतलब है, 1,50,000 मुझे चाहिए होंगे, और 20 लाख पे 9%, देखो 1,50,000 मुझे चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं, देखो वो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% का आपका यील्ड हो गया, मल्टीप्लाई पीरियड मुझे पता नहीं, डिवाइड बाय 12, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो 1,50,000 के आना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे माइनस करके 50 दिखा दिया, मैं इधर जाके इसे प्लस कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, +50 करूँगा तो 1,50,000 ही तो आ जाएगा सर, क्या बात है यार, आप ऐसी बातें ना करा करो सर, ऐसे ऐसे डाउट्स भी आते हैं कि सर यहाँ तो 50,000 माइनस करा हुआ है, तो बात तो एक ही ना, 1 लाख तो मुझे यील्ड के चाहिए चाहिए, 50,000 मेरा खर्चा है वो भी तो चाहिए, 1,50,000 मुझे टोटल चाहिए, और यील्ड में 9% है, तो निकालो पीरियड कितना आ गया, आपका आ गया 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, ये आपका 15,000, और इधर कितना था, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, आंसर क्या आएगा, 10 मंथ्स आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसी बातें नहीं सर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कराने वाली जरूरत नहीं है। दूसरा भी कह सकते हैं कि भाई मुझे 1 लाख चाहिए, अब आपका तरीका कि भाई 1 लाख चाहिए मुझे, और 20 लाख इंटू 9% डिवाइड बाई इंटू पी डिवाइड बाई 12 मतलब मंथ्स डिवाइड बाई 12 करके मेरी क्या यील्ड आएगी, उसमें 50,000 खर्चा होगा, उसको माइनस करने के बाद मुझे 1 लाख चाहिए प्री टैक्स, ठीक है, तो ऐसे करके मंथ्स निकाल दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा आपका, बट ये आंसर निकालना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, आंसर तो सर आप मुझसे पहले ही निकाल लेंगे, मुझसे बेहतर जानते हैं आप, आंसर आप पहले निकाल के बैठे होंगे, तभी मैंने आपको कहा मुझसे पहले सॉल्व करिए। The minimum period for the company to break even its investment expenditure over time value of money। अच्छा ओवर टाइम ऐसे लिख दीजिए, ओवर टाइम करवा रहा हूँ, कॉमा लिखो, यहाँ पे स्पेस आएगा, ओवर अलग है टाइम अलग है, ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है।
तो इन्होंने क्या करा, मिनिमम पीरियड बताओ। अच्छा दोबारा पीरियड ही निकलवाना चाह रहा है, बट क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है, ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब मुझे क्या करना है, मुझे अपना कोई भी जैसे पहले तो क्या था 5% चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए था, अब क्या हो गया 0 चाहिए होगा मुझे। देखो अब यहाँ 0 चाहिए होगा, तो कहने का क्या मतलब है, अभी 50,000 तो पर मुझे चाहिए होगा कि मेरा 50,000 खर्चा है, तो यहाँ प्लस 50,000 कर दो। कहने का क्या मतलब सर, मेरा खर्चा करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए, मुझे 0 हो जाना चाहिए प्रॉफिट लॉस। तो वो इन्होंने क्या करा, 20 लाख इंटू में 9% इंटू में मंथ्स मुझे पता है डिवाइड बाई 12, यह आपका कितना 15,000, उधर क्या गया 50,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, आंसर आ जाएगा 3.33 मंथ्स। 3.33 मंथ। सही, तो बेसिक क्वेश्चन था, कराने की जरूरत। ब्रेक इवन में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस 0 होता है, और आपने क्या करा, ये आपकी 20 लाख इंटू 9% इंटू पी डिवाइड बाई 12 आपकी क्या हो गई, आपकी क्या होगी, यील्ड हो गई। कहने का मतलब है आपकी सेविंग्स हो गई, आपकी अर्निंग हो गई, 50,000 खर्चा हुआ, उसको माइनस करने के बाद 0 आपका क्या आ गया, आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालोगे, मंथ्स निकालोगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखो दोबारा ये आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन है। इन्होंने क्या करा, जेड कंपनी लिमिटेड है, इशू करा है कमर्शियल पेपर वर्थ ₹10 करोड़ करा है, और डेट ऑफ इशू 16 जनवरी, 17 अप्रैल मेच्योरिटी, 91 डेज। अच्छा मुझे 91 डेज चाहिए, 10 जनवरी हटाओ, 16 जनवरी हटाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 17 अप्रैल भी नहीं चाहिए, मेरी तरफ से 91 डेज का रेलिवेंट है। इंटरेस्ट आपका 12.04% पर एनम है, तो 91 डेज का कितना हुआ 12.04 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय डेज कितने नहीं दे रखे, तो 365 अज्यूम कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो 3.002 या फिर 3.00175 342465, ओहो फुल डेसिमल पॉइंट, राउंडिंग ऑफ करके 3.002%, ये है क्या। 91 डेज 12.0 91 डेज का निकाला, 3.002%, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली अब क्या कहना चाहता है, कहना चाह रहा है भाई नेट अमाउंट रिसीव बाय कंपनी बताओ ऑन द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, और क्या कहना है, चार्जेस ऑफ इंटरमीडिएट में भी इग्नोर। ठीक है, दिए नहीं तो इग्नोर ही करेंगे ना भाई, दो तो सही तभी तो लगाए, जब दिए नहीं तो ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे। तो ये लाइन फालतू में हमें कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है, कह रहा है इग्नोर करो। अरे भाई जब दिए नहीं तो कहाँ से लगाऊं, इग्नोर ही करने पड़ेंगे ना। ठीक है हटाओ, ये लाइन फालतू की है। और नेट अमाउंट कहता है कितना रिसीव करेगी कंपनी। अच्छा कंपनी को भाई 3.002% तो भाई इंटरेस्ट पे करना है, तो उसको मिलेंगे कितने, तो उसे मिल रहे हैं 10 करोड़, उसे इसमें इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब रिवर्स कैलकुलेट करके इसका इंटरेस्ट अमाउंट निकालो, 10 करोड़ के अंदर 3.002% मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब डिवाइडेड बाय 10 करोड़ डिवाइड बाय 1.0303002, आंसर आएगा 9.7085। ये मेरी वैल्यू बॉन्ड आएगी 9.7085, राउंडिंग ऑफ कर भाई। इसका मैं निकाल सकता हूँ 3.02%, 29,145,065,1,443, 29,145,007। अच्छा राउंडिंग ऑफ कर दी, 29,14,507 आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, और 10 करोड़ में से माइनस करो 29,14,507, तो आपका अमाउंट क्या आएगा 9,70,85,493। ये आपका कहना चाहते हैं भाई करोड़ में, ये आपका क्या आ जाएगा 9,70,85,493। ठीक है 9,70,85,493, ये सारा राउंडिंग ऑफ का खेल है, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या कहने का मतलब रिवर्स कैलकुलेट करके इन्होंने आपकी इंटरेस्ट अमाउंट निकाल दी। ठीक है सर, इसका एक और तरीका है, ये तो नॉर्मल तरीका करवाया मैंने, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करा था, ये वाला कैसे करा था मैंने, ये वाला क्वेश्चन करा था, ये वाला 91 डे ट्रेजरी बिल वाला क्वेश्चन नंबर 28 था ना। हमने क्या करा था, इक्वेशन करा था 6% यील्ड निकालने वाला, तो क्यों ना मैं इसे दोबारा ऐसे ही कर दूं। मेरा 12.04% यील्ड है, तो 12.04% क्या करूं मैं, इसे करूं इक्वल टू, मैं क्या करूं, मुझे इशू प्राइस नहीं पता, तो यहाँ हमने क्या करा 9,70,85,493, हमने क्या करा इशू प्राइस निकाला, तो मुझे वो नहीं पता, तो मैं वही इक्वेशन दोबारा लगा देता हूँ ना, वैसे ही करता हूँ ना। देखो अब मुझे नहीं पता कहाँ गया। अच्छा इन्होंने करके दिखाया नहीं क्या, देखो ऑल्टरनेटिव लिखा है ना, तो मैं इसे वही कर सकता हूँ ना। देखो क्या था 12.04 था मेरा, 04, इसे मैं कर सकता हूँ इक्वल टू, मेरा 10 CR है, इसमें से मुझे इशू प्राइस नहीं पता, वो एक्स माइनस लेस कर दो, यील्ड निकालने के लिए मुझे एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है मल्टीप्लाई में मुझे पर एनम बेसिस के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा कितने दिन का 91 डेज का है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। देखो सेम ऊपर वाली इक्वेशन है सर, कुछ भी नहीं है, मैंने वो ऊपर वाली इक्वेशन लेके आया हूं। देखो ये थी आपकी ऊपर वाली इक्वेशन, तो ये वाली सेम ये वाली इक्वेशन है। इसके अंदर फिगर्स क्या है, इसके अंदर 6% की जगह आप क्या करोगे 12.04 लिखोगे, और 365 91 100 ये सब सेम है, डेज सेम थे, और 10 100 की जगह आप क्या करोगे 10 करोगे, क्योंकि करोड़ में फिगर्स आ जाएगी ना। फॉर्मूला दोबारा सॉल्व करो, कैसे आएगा आपका, ये आएगा आपका 12.04 मल्टीप्लाई पे आप करोगे 6 मल्टीप्लाई करोगे 91, क्या कर रहे हो 12.04 मल्टीप्लाई करोगे आप
91 डिवाइड पे आप करोगे 36500 और ये आपका अमाउंट आएगा 0.0। इसमें आप क्या करोगे 1 ऐड करोगे क्योंकि उधर एक्स था इधर ऐड हो गया, तो 1.03001753424। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 10 करोड़ को डिवाइड करूंगा इसी अमाउंट से, ये मेरा आएगा 9.708572589886। पूरा फुल डेसिमल पॉइंट क्या आया 9.70855। ठीक है, आंसर आपको वो सेम ही है 9.7085779। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का सारा डिफरेंस है सर, वही इन्होंने करा है। वही इन्होंने क्या करा 12.04 मल्टीप्लाई 91 डिवाइड बाय 365 प्लस इन्होंने क्या करा डिवाइड बाय 100 प्लस इन्होंने 1 करा, तो ये आपका अमाउंट 1.003 ये वाला अमाउंट आया। इसी का अगर 10 करोड़ से डिवाइड करा, आंसर आपका 9.7085 करके अमाउंट आना ही था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्या कहना चाहता है सर, डर्टी प्राइस निकालो रिपेमेंट प्राइस निकालो। अच्छा क्या कहना है बैंक के, अब डर्टी प्राइस क्या होता है क्लीन प्राइस प्लस आप क्या करते हो एक्रूड इंटरेस्ट। क्लीन प्राइस दे रखा है इन्होंने, हाँ दे रखा है, अजीम देखा क्लीन प्राइस। अच्छा डज नॉट हैव अक्रूड, अरे यार क्लीन प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्यों लिखता है हमें समझाने के लिए, हमें सब कुछ पता है, हमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। द प्राइस दैट डज नॉट हैव अक्रूड इंटरेस्ट, तो हमें पता ही है सर क्लीन प्राइस के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता है और डर्टी प्राइस के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्लीन प्राइस के अंदर अपना अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करना होता है ताकि हम डर्टी प्राइस निकालें। ठीक है, तो क्लीन प्राइस में दे रखा 99.42 और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, मैं इसमें ऐड करूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, और एक्रूड इंटरेस्ट मेरा कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट मेरा है ऑब्वियसली ये क्या अपना अमाउंट फेस वैल्यू मेरी नहीं दे रखी, तो मैं एज्यूम करूंगा 100 है, और 100 पे मैं क्या निकालूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और कितना परसेंटेज मेरा है 10% का मेरा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 10% का मेरा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, फेस वैल्यू मुझे नहीं पता तो 100 एज्यूम करी, 10% मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आया 10 रुपये का मेरा इंटरेस्ट आया। ठीक है, ये तो मेरा हो गया पूरे साल का, क्योंकि 10% पर एनम हुआ। ठीक है, नहीं दे रखा तो पर एनम ही होता है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए 262 डेज का चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 262 डिवाइडेड बाय कितने 365 डेज, 360 डेज लिखा हुआ है, कंसीडर 360 डेज इन ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 डेज, ये आपका 7.2777, अच्छा पूरा 77 तक ही चल रहा है बार, तो 7.27 ये हो गया आपका बार हो गया, 27 के बाद बार है, तो इसको ऐड कर दो आप 99.42 में, तो आपका आंसर आएगा 106.70 106.70। ये क्या आपका आंसर, देखना सर आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर तो हमारा आ ही जाएगा सर, हमारा तो कॉन्सेप्ट समझने का पर्पस है। क्या है 106.70 है क्या 106.70, अच्छा ये रहा 106.70 क्या था क्लीन प्राइस था प्लस आपका एक्रूड इंटरेस्ट था, फेस वैल्यू 100 मान ली है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 इंटरेस्ट 262 डिवाइड बाय 360, गलती से भी 365 मत लिख देना क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 360 दिया हुआ है, जब दिया हुआ है तो बेकार में क्यों 365 लेना, फिर आप नोट डालोगे अज्यूम डेज इक्वल टू 365 टोटल डेज, क्यों अज्यूम करना जब ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है कि कंसीडर 360 डेज नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट क्या है, रीपेमेंट एट मेच्योरिटी कंसीडर 360, ये तो ठीक है, रीपेमेंट एट मेच्योरिटी। अच्छा इन्होंने क्या करा डिटरमाइन करो, आप क्या करो रीपेमेंट एट मेच्योरिटी कितनी होगी, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई मुझे इशू के टाइम पे मुझे कितना अमाउंट मिला, इशू के टाइम पे मुझे कितना अमाउंट मिला, मेरा डर्टी प्राइस आया मेरा 106.70। ठीक है, मुझे कितने अमाउंट चाहिए, मुझे चाहिए 8 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। ठीक है, फेस वैल्यू है, जब भी मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इशू होंगी उसकी फेस वैल्यू 100 है। ठीक है, तो मुझे देखा जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो मेरी 8 लाख इशू होंगी। ठीक है, 8 लाख इशू होंगी, बट मेरा प्राइस कितना मार्केट में 106.70 मल्टीप्लाई 106.70, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 8 करोड़ 53 लाख 60 हजार, क्योंकि 8 करोड़ रुपए की तो मेरी बॉन्ड है, फेस वैल्यू में मैं देखूं तो मेरी निकली 8 लाख बॉन्ड निकली, उसका मेरा प्राइस चल रहा है 106.70 डर्टी प्राइस, जो कि आपकी मार्केट का प्राइस हो गया। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरेस्ट वाला हम हमेशा प्राइस लेते हैं 106.70, तो मैं देखा मुझे नेट इफेक्ट मिलेंगे 8 करोड़ 53 लाख 60 हजार। ठीक है, मुझे मिलेंगे, पर सर मेरा क्या इनिशियल मार्जिन है 2%, मतलब मेरा ब्रोकरेज वगैरह या कहना चाहते हैं इनिशियल कॉस्ट वगैरह 2% की और क्या करनी पड़ेगी, मुझे पे करनी पड़ेगी। अब इसमें से 2% लेस करो, 8 करोड़ 53 लाख 60 हजार में से 2% लेस करो, ये कहना चाहते हैं इसका 98% कितना हो गया, इसका 98% हो गया 8 करोड़ 36 लाख 52 500, 8 करोड़ 36 लाख 52 500। ओह बैटरी क्लोज, बैटरी चार्ज करते हैं 1 सेकंड गाइस। ठीक है, मैंने बैटरी लगा दी दोबारा। 8 करोड़ 36 लाख 52 हजार 800 रुपये मेरा क्या हो गया, मेरा जो इनिशियल में मुझे मिलेगा पैसा ये वो हो गया 8 करोड़ 36 लाख 52 500। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें अब मुझे क्या करना पड़ेगा 14 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेपो रेट है ना, और वो कितना रेट है 5.65%।
5.65% है मेरा और वो भी 14 दिन का है। तो मल्टीप्लाई करो 5.65% मल्टीप्लाई 14 दिन डिवाइडेड बाय 360, ये आपका है 18 183 803 ऐसे करके अमाउंट आएगा। तो टोटल आपके अमाउंट जो आ गई वो आपकी 8,38,36,603.7911, ये आपका अमाउंट है। क्या है? 8,38,36,604 कर दो, बात ये सर डेसिमल में मैच हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेते हैं एक बार क्या करें। 8 करोड़ की बॉन्ड है, 100 की फेस वैल्यू है, प्राइस 106.70 है, टोटल अमाउंट हमारी आ गई। हमने क्या करें, वो आपका 98% मल्टीप्लाई करा, क्यों? इनिशियल मार्जिन 2% के तक ब्रोकरेज कमीशन या इशू कॉस्ट 2% वो माइनस करी, 8,36,52,800 आया। ठीक है, ये आपकी इनिशियल आपकी प्रोसीड्स आ गई, स्टार्ट प्रोसीड्स आ गई। और उसमें क्या करा, सेकंड लेग मतलब रीपेमेंट करने के लिए 8,36,52,500 में आपका 14 दिन का आपका क्या करना पड़ा, हमें रेपो रेट देना पड़ा, वो था आपका 5.65%। टोटल अमाउंट आपकी आ गई 8,38,36,604। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, खत्म हो गया पीडीएफ? ओहो सर, क्वेश्चन नंबर 31 खत्म, हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। सर आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत मेहनत से आपको ये सीरीज करवाई है। आपको 31 क्वेश्चन, आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में आ गया सर, मैं पोर्टफोलियो वैल्यूएशन आपके लिए स्टार्ट करूंगा। टिल देन आप क्या करते रहिए, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना सर। हम नेक्स्ट में हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन चैप्टर के। आई होप आपको ये वाली सीरीज अच्छी लगी होगी, आपको ये वाला मेरा टेक्निक अच्छा लगा होगा, आपको अप्रोच अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। आई विल फील फ्री टू रिवर्ट बैक टू योर क्वेरीज एंड डेफिनेटली अपनी पढ़ाई से मोटिवेटेड रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अपने प्लान पे स्टिक करते रहिए, क्योंकि सर अभी सिर्फ 3 महीने और 10 दिन के आसपास ही तो रह गए हैं। आपको 3 महीने रह गए हैं और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है May 22 एग्जाम्स के लिए। सो टिल देन ऑल द बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड एट द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, yes, in all of you is enjoy and all the best of luck, all the future chartered accountants for your upcoming examination. Enjoy, best of luck guys, bye bye.